ओके चलो। तो कल तक लेक्चर में, भाई मेरे को तो बोल रहे हैं, कल तक लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए थे, कल तक हम लोग एक डॉटनेट एमवीसी का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाए थे। कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है वो मैं तुमको एक्सप्लेन किया था कि कंट्रोलर क्या है, ठीक है। मेरे को लगा बैठना है देखो, पेन की जरूरत क्यों है? अच्छा वो उसके साथ में एक पेन दे दो ना। कहाँ है शीट, मिली क्या पेन? हाँ, तो कल तक हम लोग क्या कर लिए थे, कल तक एक सादा सा एमवीसी का हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए थे। तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ सीख लिए वो समझ लो। उसमें हम लोग ये देख लिए कि मेरे को कौन से टाइप का प्रोजेक्ट टेम्पलेट लेना है, ठीक है। कौन से टाइप का प्रोजेक्ट टेम्पलेट लेना है, मेरे को डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला टेम्पलेट लेना है। उसके बाद मेरे को एमवीसी सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैं एमवीसी प्रोजेक्ट टेम्पलेट लेता हूँ तो बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर का वन लाइनर डेफिनेशन और दोनों मतलब इनका इनका पर्पस क्या है, क्यों है मॉडल, क्यों है कंट्रोलर और क्यों है व्यू। तो कंट्रोलर पे हम लोग कल फोकस किए थे कि कंट्रोलर क्या है। तो कंट्रोलर बेसिकली है जो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है, रिजल्ट जनरेट करेगा और वापस क्लाइंट को सेंड करेगा। ये काम कंट्रोलर का है। फिर मैं बोला कि मेरे को कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को भी मेरे कंट्रोलर में डालना पड़ेगा। तो मैं तुमको ये चीज़ बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्लास में डाल के रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं, तो कंट्रोलर बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज़ हम लोग कल कर लिए थे। उसके बाद जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है एक्शन, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज कंट्रोलर। पहला क्वेश्चन व्हाट इज कंट्रोलर, तो तुमको उसका आंसर क्या दोगे, एनी क्लास दैट इज इनहेरिटेड बाय कंट्रोलर क्लास इज नोन एज कंट्रोलर। any class that is inherited by controller class is known as कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलर क्लास कौन से नेम स्पेस के अंदर है। अब ये नेम स्पेस जो वर्ड आया है थोड़ा सा तुम्हारे लिए न्यू हो जाता है कि नेम स्पेस बेसिकली है क्या। तो नेम स्पेस क्या है ये समझ लो। देखो सबसे टॉप लेवल पे जो मेरे को क्या करना है कि मैंने कोड किया, कुछ भी एक 10 लाइन में कोड किया, वो 10 लाइन में कोड मेरे को लेट्स से साकिब को देना है। तो उसको मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, वो कोड को मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को कोड कैसे देगा। तो एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को कोड देता है डीएलएल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में देता है? डीएलएल के फॉर्म में, ठीक है। डीएलएल एक फाइल होती है, तुम लोग देखे भी रहोगे। कौन ऐसा कोई है जो डीएलएल देखा भी नहीं, सुना भी नहीं? डीएलएल, डीएलएल फाइल नहीं देखे? ये देखो यहाँ पे अपना कल प्रोजेक्ट कौन सा था, ये था ना। ये दिख रही है डीएलएल, ऐसी फाइल्स होती है डॉट डीएलएल फाइल, जिसको बोलते हैं डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ऐसी एक फाइल होती है। अगर तुमको कोड कुछ करना है, कुछ कोड करके तुमको दूसरे डेवलपर को देना है, तो तुम उसको डीएलएल के फॉर्म में देते हो। तो डीएलएल जो है एक लेमैन की लैंग्वेज में उसको डीएलएल फाइल बोलते हैं, लेकिन डेवलपर्स डीएलएल को क्या बोलते हैं? असेंबली। डेवलपर लोग डीएलएल को क्या बोलते हैं? असेंबली। मेरी बात समझ रही क्या बोल रहा हूँ? डेवलपर लोग डीएलएल को बोलते हैं असेंबली। तो अब हम लोग डीएलएल नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। तो सबसे टॉप लेवल पे होता है असेंबली। असेंबली के अंदर होता है नेम स्पेस। असेंबली के अंदर होता है नेम स्पेस। नेम स्पेस के अंदर होती है क्लासेस, और क्लासेस के अंदर होता है फंक्शन, फंक्शन के अंदर होता है कोड। ये हायरार्की है। टॉप लेवल है, टॉप लेवल से बताओ। डीएलएल मतलब असेंबली, असेंबली के अंदर होता है नेम स्पेस, नेम स्पेस के अंदर होता है क्लासेस, क्लासेस के अंदर होते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर होता है कोड। तो कोई भी कोड मेरे को देना है, कोई भी कोड मेरे को साकिब को लिस्ट से देना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो फंक्शन को क्लास में डालना पड़ेगा, वो क्लास को नेम स्पेस में डालना पड़ेगा, नेम स्पेस की असेंबली बनानी पड़ेगी मतलब डीएलएल, और वो फाइल में दे दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। असेंबली क्या है? असेंबली इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस। असेंबली क्या है? असेंबली इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस क्या है? नेम स्पेसेस आर कलेक्शन ऑफ क्लासेस। क्लासेस क्या है वो ऑलरेडी हम लोग को पता है, क्लासेस में फंक्शंस होंगे और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन मैं सिर्फ तुमको फंक्शन की बात करूँ।
ये सब जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ना, तुमको ऐसा लगेगा बहुत न्यू है, रॉकेट है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब टर्म की वन लाइनर डेफिनेशन से तुमको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शन से, कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो फंक्शन है सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे मेरे को 5 लाइन का कोड लिखना है, तो 5 लाइन का कोड को मैं किस में रैप करूंगा, एक ब्रेसेस में रैप कर दूंगा, वो ब्रेसेस का एक नेम दे दूंगा, वो बन जाएगा फंक्शन। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मेरे पास पांच लाइन का कोड मेरे को लिखना है, ठीक है। क्या कोड लिखना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ तो कोड मेरे को लिखना है। लाइन 1 में कुछ कोड लिखा, लाइन टू में कुछ कोड लिखा, लाइन 3 में कुछ कोड लिखा। अब ये तीन लाइन जो कोड की मैं लिखा हूं ना, ये 3 लाइन एक मीनिंग है, मतलब ये 3 लाइन से लेट से होने वाला है एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो इसका एक पर्पज है। तो मैं बोला ये 3 लाइन एक यूनिट है, तो इसको मैं बना दिया ऐसा, इसको मैं क्या कर दिया, बना दिया ऐसा। तो ये मैं जो किया ना, इसको मैं क्या कर दिया, रैप कर दिया। इसको मैं क्या कर दिया पता है, रैप कर दिया किसके अंदर, इसको एक यूनिट बनाने के लिए। अब ये एक यूनिट को मैं एक नाम दे दूंगा, इसका नाम मैं दे दिया एडिशन, इसका नाम मैं क्या दे दिया, एडिशन। तो ये जो लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 7 तक जो मैं एक ब्लॉक बनाया हूं, उसका नाम क्या है, एडिशन। एडिशन के आगे यहां पे मैं लगा देता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, पैरेंथेसिस। ये मैं शायद बताया था, नहीं बताया था? हाँ, तो इसको मैं बोलता हूं पैरेंथेसिस। तो जो भी कैसे मालूम पड़ेगा कि ये, हाँ अच्छा, ये क्या बन गया, ये इतना जो बना ना, ये इतना जो बना, ये बन गया फंक्शन। ये क्या बन गया, फंक्शन। तो कैसे मालूम पड़ेगा ये फंक्शन है कि क्लास है? क्लास भी तो ऐसी कुछ होती है, उसके आगे क्लास लिखा हुआ रहता है, तो जिसके आगे पैरेंथेसिस लगा है ना, वो फंक्शन है। पैरेंथेसिस मतलब कौन सा ब्रैकेट, ये जो तुमको रेड दिख रहा है, रेड, अच्छा वो कलर नहीं दिख रहा है क्या कलर, हाँ जी। तो वो जो तुमको रेड दिख रहा है, वो 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 ब्रैकेट अगर लगा रहेगा तो वो फंक्शन है। ये ब्रैकेट लगा, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, कुछ अलग अलग लाइन ऑफ कोड को एक यूनिट में बाइंड करता है, कुछ अलग लाइन ऑफ कोड को एक यूनिट में बाइंड करता है, उसको हम लोग कोलैबोरेटिवली उसको फंक्शन बोलते हैं। और क्लास क्या करती है, फंक्शंस को बाइंड करती है। नेम स्पेस क्या करता है, क्लासेस को बाइंड करता है। और असेंबली क्या करती है, नेम स्पेसेस को बाइंड करती है। ये समझ रहे ये हायरार्की कैसा है। मैं एक लाइन का कोड लिखा, ये कोड मेरे को देना है साकिब को, तो मैं कोड को पहले फंक्शन में डालूंगा, उसको एक नाम दिया, वो फंक्शन को भी क्लास में डालूंगा, क्लास का एक नाम दिया, फिर उसको एक नेम स्पेस में डालूंगा, नेम स्पेस का एक नाम दिया, फिर वो नेम स्पेस की असेंबली बनेगी, असेंबली का नाम दूंगा, और फिर वो डीएलएल फाइल दे दूंगा। तो ये अपने प्रोजेक्ट में वो डीएलएल फाइल को इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करने के बाद उसको सब दिख जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि नेम स्पेस कैसे बनेगा। ये तो समझ में आ गया, फंक्शन ऐसे बनेगा। ये मेरे को क्या समझ में आ गया, फंक्शन ऐसे बनेगा, इसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन इज नथिंग बट सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड। कुछ तो कोड रहेगा, उसको रैप कर दूंगा, उसका एक नाम दे दूंगा, दैट इज फंक्शन। समझ में आया? तो फंक्शन कैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कितने फंक्शंस लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला कि एक टास्क है। टास्क क्या है, टास्क ये है कि एटीएम से पैसा विड्रॉल होने का, ये टास्क है। अब इसमें छोटे छोटे और कितने टास्क हो सकते हैं, जितने छोटे छोटे टास्क बनेंगे ना, वो सब फंक्शंस। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है, अगर तुमको एटीएम से पैसा निकालना तो सबसे पहला काम होता है वैलिडेशन, मतलब तुम करेक्ट यूजर हो कि नहीं हो, मतलब पिन जो इंसर्ट करते वो यूजर वैलिडेशन आता है। तो मैंने कार्ड इंजेक्ट किया, पिन लिखा, तो वो पिन सर्वर पे जाता है और जाके चेक होता है कि ये कार्ड नंबर के लिए ये पिन है कि नहीं है। अगर सही रहता है तो रिस्पॉन्स आके आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है। तो फर्स्ट फर्स्ट टास्क क्या हुआ, वैलिडेशन। वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल होगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आएगा अमाउंट एंटर करने का। तो मैंने अमाउंट एंटर किया 1000 रुपीज, ठीक है। फिर वो अमाउंट को मैं सबमिट करता हूँ। जब अमाउंट सबमिट होगा तो ये अमाउंट सबमिशन एक टास्क है, लेकिन उसके अंदर और भी सब टास्क आ जाएंगे। कैसे सब टास्क है, अमाउंट सबमिट किया, बैलेंस ही नहीं है अगर मेरे पास, तो 1000 रुपया निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो सब उससे पहले क्या टास्क आता है, चेक बैलेंस। पहले बैलेंस चेक होगा, अगर बैलेंस ग्रेटर देन 1000 है तो वो आगे बढ़ेगा और जाके क्या करेगा, डेबिट नोट वहां पे राइट करेगा। डेबिट नोट राइट करके तुमको फिर यहाँ से, अगर डेबिट नोट का सक्सेस मिल गया तो एटीएम मशीन क्या करेगी, एक्शन लेगी और तुमको पैसा दे देगी। अब इसको इसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। पहला वैलिडेशन,
ठीक है। दूसरा दूसरा क्या हो गया, अमाउंट सबमिशन। अमाउंट सबमिशन के अंदर और सब टास्क, अमाउंट सबमिशन तुमने कर दिया, उसमें सब टास्क क्या होगा, बैलेंस चेक होगा, बैलेंस वैलिडेशन। बैलेंस वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल होगा तो डेबिट होना, एक्चुअल डेबिट होगा। एक्चुअल डेबिट का रिस्पॉन्स अगर सक्सेस आएगा तो एटीएम मशीन जो है उसके बेस पे एक्शन लेगी। मेरी बात समझ रही है। तो अब इसमें जितने छोटे छोटे टास्क हुए ना, सबके लिए फंक्शन बनेगा। पहला फंक्शन चेक वैलिडेशन, दूसरा फंक्शन सबमिट अमाउंट, तीसरा फंक्शन चेक बैलेंस, चौथा फंक्शन राइट डेबिट नोट, पांचवा फंक्शन गेट रेस्पॉन्स फ्रॉम डेबिट नोट। समझिएगा, ये फंक्शन हो गया। अगर ये सब कुछ सही है तो तुम्हारा पैसा विड्रॉल हो जाएगा। तो ये सबके लिए सेपरेट सेपरेट कोड होगा ना, वैलिडेशन का अपना कोड रहेगा। वैलिडेशन के लिए मतलब इनपुट वैलिडेशन जो है, पिन कोड चेक करने का समझो 100 लाइन का कोड है, तो वो एक फंक्शन में 100 लाइन लिखी जाएगी। समझ में आएगा, वो एक फंक्शन में 100 लाइन लिखी जाएगी। फिर उसके बाद डेटा सबमिट करने का 50 लाइन का कोड है, तो एक फंक्शन में 50 लाइन लिखी जाएगी। तो ये सब छोटे छोटे फंक्शन बनते। अपने उसमें इतना बड़ा सिस्टम कैसे डिजाइन किए रहेंगे, इतना बड़ा नहीं डिजाइन करना होता अपने अपने को छोटा छोटा पार्ट ही डिजाइन करना होता है। तो तुम छोटे छोटे पार्ट डिजाइन करके उसको कोलैब करते हो तो वो बड़ी चीज, बड़ा सिस्टम बन जाता है। और लोग को लगता है यार क्या अच्छा सिस्टम बना है। अगर कुछ अब सोचो ना, अगर ये पूरा सिस्टम बन गया और पिन वैलिडेशन में कुछ इशू आया, मतलब पिन वैलिड प्रॉपर नहीं हो रही, तो तुम वो पिन वैलिडेशन के फंक्शन में जाके वो 100 लाइन में ही सर्च करोगे। आसान हो जाता है ना काम डेवलपर का। पूरा पूरे पूरे के लिए 5000 लाइन लिखना है ना, तो 5000 लाइन को 5 फंक्शन में डिवाइड किया, हजार हजार लाइन हो गई। अब कुछ इश्यू आएगा तो 1000 लाइन सर्च करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 5000 लाइन। तो 4000 लाइन का एफर्ट मेरा बच जाता है बिकॉज ऑफ फंक्शन। तो ये प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक बड़े टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट देने का और अलग अलग बंदे लोग को दे देने का। इसमें क्या होगा, पैरेलल काम भी हो सकता है। तुमको बोल दिया पिन वैलिडेशन, तुमको बोल दिया डेटा सबमिशन, इसको बोल दिया बैलेंस चेक करने का, सब लोग दे दिए, फिर मैं उसको एक जगह कोलैब करके बना लिया। पीएस डेवलपमेंट, पता ना पीएस डेवलपमेंट, जो ब्रिज का मैं एक बार शायद बोल भी बता, ये पीएस डेवलपमेंट कैसा होता है, जो अभी अपने जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, इनके पीएस जो है वो अलग कंपनी अलग जगह पे बनाती है। अभी यहाँ बना के उसको अगर उसको सुखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से बना के रखते हैं पीएस को। फिर पीएस जो है वो ट्रेलर में आता है, फिर ट्रेलर में आके फिर वो क्रेन से उसको रखते हैं वो लोग, फिर उसकी फिटिंग करते हैं। पता है बहुत सारे लोग देखे, अभी तो भिवंडी में ब्रिज ही बन रहा है 10 साल से, तो देखे ही होगे कहीं ना कहीं। तो वो पीएस ला के रात में 3 बजे रखते हैं, है ना। तो रात में 3 बजे, हाँ वो 3 ही बजे रखते हैं, कभी देख कभी घूमोगे रात में तो मालूम पड़ेगा। तो वो रात में 3 बजे लाके वो पीएस रखते हैं और फिर उसको ज्वाइन करते हैं। समझे क्या। तो ये अपने सॉफ्टवेयर में भी पीएफ डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम लोग पीएफ डेवलपमेंट की जगह बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। एक मॉड्यूल तुमको दे दिया, एक मॉड्यूल तुमको, एक मॉड्यूल तुमको, तीनों से अलग अलग मॉड्यूल लिया, फिर लीड क्या करेगा, वो मॉड्यूल लेगा ज्वाइन कर देगा। तो लीड को ज्वाइन करने के लिए लेट्स से 2 घंटा लगता है, और हर कोई जो है पैरेलली काम किया उस पर एक एक दिन, तो एक ही दिन में 3 दिन का काम हो गया। मेरी बात समझी, एक ही दिन में 3 दिन का काम हो गया, और 2 घंटा और लगा उसको ज्वाइन करने, बैठ गया पूरा। जो चीज बनने वाली थी 4 दिन में, वो बन जाती है 2 दिन में। एक दिन वो देगा और एक दिन समझ लो उसको फिनिश करने के लिए लगा। तो जो चीज बन, और अगर यही मॉड्यूल ज्यादा हो जाए तो समझ लो मेरे पास 200 मॉड्यूल है, मैं 200 बंदे अपॉइंट करूँ, 200 बंदे काम कराऊँ, एक ही दिन में 200 दिन का काम होगा मेरा। वो लोग से ले लूंगा कोड, वो कोड लेके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के लिए 2 दिन और लग जाएगा, तो वो एक दिन 2 दिन 3 से 4 दिन, हफ्ते भर में 200 दिन का काम कंप्लीट। तो कंपनीज तो ऐसे ही काम करती है। कंपनीज कैसे रोटेशन में काम करती है, किसको पता है सॉफ्टवेयर कंपनी का रोटेशन या 24 आवर्स वर्किंग का साइकिल, किसी को पता है कंपनी कैसे काम करती है। अभी अभी अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग के प्रोजेक्ट पे 24 आवर्स काम होता है, 24 आवर्स, लेकिन हम लोग काम करते हैं 8 ही घंटा। तो कैसे वर्क करता है, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइम जोन से टीम सेलेक्ट करते हैं। जैसे जापान में एक टीम बैठी है, जापान इंडिया से 6 घंटा पीछे है, मतलब अपने इधर अगर 1 बजता है तो वहां पे वो लोग 6 घंटा पीछे रहते हैं। यूएस जो है पूरा 11 घंटा, 11.5 घंटा पीछे है। तो इन लोग क्या करते हैं, एवरी मतलब हर अलग अलग टाइम जोन से 3 टीम सेलेक्ट करते हैं और उसको रोटेशन में चलाते हैं। तो अभी अभी समझ लो आज मंडे है, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं उठा सुबह 10 बजे से काम स्टार्ट किया, मैं 10 बजे से काम स्टार्ट करके शाम में 6 बजे मैं अपना काम खत्म कर दिया। जैसे ही मैं खत्म कर दूंगा तो कोई बंदा यूएस में जिसकी सुबह हो चुके रहेगी,
वो उठेगा और वही प्रोजेक्ट पे वो काम करना चालू कर देगा। फिर वो कब तक काम करेगा, वो रात में 4 या 5 बजे तक काम करेगा। जब यूएस में 4 या 5 बजे रहेगा, अपने इधर सुबह होने लगेगी, अपने इधर रात रहेगी, 4-5 बजे रहेगा अपने इधर पे रात का, जापान में सुबह हो चुके रहेगी। जापान का बंदा काम करेगा, जापान का बंदा काम करते करते उसको लाके 10 बजे छोड़ेगा, फिर इंडिया वाला बंदा 10 बजे उठ के फिर काम करने लगेगा। मेरी बात समझी, ऐसा रोटेशन साइकिल चलता है। तो डेवलपर्स को रात में काम नहीं करवाते वो लोग, वो अलग बात है, मोस्ट ऑफ डेवलपर रात में ही काम करते हैं, वो एक अलग चीज है। तो डेवलपर से लोग रात में काम नहीं करवाते, लेकिन रोटेशन वैसे ही चल रहा है, क्योंकि मेरी आदत है रात में काम करने की। हम लोग रात में काम करते तो देखते हो साला ये यूएस वाली टीम ऑनलाइन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डालते रहता है, फाइल विल मैसेज ग्रुप पे आते रहते हैं, समझेगा। तो उन लोग ये जैसे 24 आवर साइकिल कैसे चलाते हैं ये लोग के, 24 घंटा काम होते रहना चाहिए प्रोजेक्ट पे। अब एक मॉड्यूल इसको दे दी, एक मॉड्यूल इसको दे दो, लीड कैसे मैनेज करता है, लीड उसको ऐसे मैनेज करता है लाइक ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये वाला मॉड्यूल, ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा देन ये वाला मॉड्यूल। तो फिर उसके बाद एंडिंग में क्या करते हैं, 15 दिन के बाद सब मॉड्यूल को मिला देते। तो जो एक तो 24 आवर्स काम हो रहा है, पैरेलल काम हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग की टीम ही 28 लोग की टीम है, तो 28 लोग एक साथ काम करते हैं। तो 28 मॉड्यूल एक साथ, 28 दिन का काम एक ही दिन में उन लोग करवा के ले लेते। तो डेवलपमेंट सोचो ना कितना फास्ट हो जाता है, मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, इतनी स्पीड होता है कि हम लोग रोज जब लेटेस्ट लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोड लेना पड़ता है दूसरे लोग का डेली सुबह। तो जब हम लोग लेटेस्ट लेते हैं तो कुछ भी नया दिखने लगता है, ये कौन बना के चला गया, ऐसा मतलब कुछ भी नया आ जाता है, कुछ भी चेंज हो जाता है उसके अंदर। तो फिर वो पूछना पड़ता है ये कौन बनाया, फिर वो बंदे से कांटेक्ट करो, उससे कॉल लो, भाई तू क्या किया है, तेरी वजह से मेरा चलना बंद हो गया, समझेगा। तो फिर वो बताएगा नहीं इसको जाके यहाँ पे ये करो ये करो, तो ये शुरू हो जाएगा। एसी में से आवाज आ रही है कि बाहर कबूतर चिल्ला रहा है, उसको बंद कर दो। तो ये सब 24 आवर्स में क्या होता है, रोटेशन में, मतलब कंपनी में काम होता है। तो ये काम कैसे हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का सबसे बेस पार्ट जो है वो है फंक्शन। समझ में आएगा। तो एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को कोड भी देता है ना, जो लेट नाइट काम किया वो फाइल्स कैसे देगा। तो वो लोग नेम स्पेसेस के, कुछ लोग नेम स्पेसेस के फॉर्म में देते हैं, कुछ लोग क्लासेस के फॉर्म में देते हैं, कुछ लोग फंक्शंस के फॉर्म में देते हैं। बोले ये फंक्शन है कॉपी कर ले चलने लगेगा, मतलब एरर आ रहा है तो बोलते ये फंक्शन है कॉपी कर ले चलने लगेगा। कुछ बोलते ये क्लास है डाल दे चलने लगेगा, ये डीएलएल है ये फाइल में जाके कॉपी कर दे तेरा कोड चलने लगेगा। मेरी बात समझिएगा, तुमको भी ये चीज आएगी लाइफ में, तुमको भी ये चीज करना ही पड़ेगा। तो उसका बेस कहाँ से शुरू होता है, उसका बेस यहीं से, ये एकदम बेसिक चीज है, एकदम बेसिक चीज प्रोग्रामिंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन में किसी को कोई डाउट है, फंक्शन नहीं समझ में आया या फंक्शन क्यों बनाते हैं, बहुत सारे लोग में से ये क्वेश्चन कर दे कि जब मैं एक ही फाइल में 100 लाइन का कोड लिख सकता हूँ तो उसको हम लोग डिवाइड करने की क्या जरूरत है फंक्शंस में, एक ही जगह लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, ऐसा आप लोग का सोचना है। एक ही जगह लिखा है तो अच्छा है, लेकिन एक ही जगह 100 लाइन लिखोगे तो कुछ भी आएगा तो 100 लाइन पढ़ना पड़ेगा भाई। जितना तुम उसको तोड़ दोगे, जितना तुम उसको डिवाइड कर दोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा डिबगिंग करना। डिबगिंग मतलब क्या, डिबगिंग एक प्रोसेस है जो कोड लिखने के बाद हम लोग उसमें एरर फाइंड करते हैं, उसको डिबग करना बोलते हैं। उतना उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कोड को डिबग करना जितना तुम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करोगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है फंक्शन में, फंक्शन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, जितनी इतनी सारी चीज़ बोल दिया ना, कोई भी चीज़ से रिलेटेड बोलो। बराबर, हाँ वही नेम, वही तरीका अभी वही बताने वाला हूँ मैं, नेम स्पेस है, नेम स्पेस में क्लास की। फिर से बोलो क्या बोले। विजुअल स्टूडियो एक पैटर्न फॉलो करता है कि अगर तुम, फाइल का नाम नहीं होगा, फोल्डर का नाम रहता है, फोल्डर या प्रोजेक्ट का नाम, नेम स्पेस। विजुअल स्टूडियो क्या फॉलो करता है, अभी हम लोग तो कोई भी क्लास बनाते तो हम लोग कोई नेम स्पेस का नाम तो दिए नहीं थे, कल भी हम लोग कुछ स्पेसिफाई नहीं करते, हम लोग खाली क्लास का नाम लिखते। तो विजुअल स्टूडियो क्या पैटर्न फॉलो करता है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है, टॉप प्रोजेक्ट का, जैसे प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 1, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया मैंने फहद, उसके अंदर मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, तो नेम स्पेस का नाम क्या बनेगा पता है, प्रोजेक्ट 1 डॉट फहद।
प्रोजेक्ट का नेम, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर, जहाँ फाइल है ना वो ऑटोमेटिक नेम स्पेस का नाम विजुअल स्टूडियो बना देता है। ये पैटर्न विजुअल स्टूडियो यूज करता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही यूज करना पड़ेगा, समझे। मैं तुमको प्रैक्टिकली इसका आंसर दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन समझ गया तुम्हारा, मैं तुमको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये था कि नेम स्पेस का नाम अपने आप आ रहा है तो वो फाइल के इक्विवेलेंट देना कंपलसरी है क्या, या वो खुद से इक्विवेलेंट क्यों ले रहा है, यही है ना क्वेश्चन। नेम स्पेस का नाम, नेम स्पेस का नाम कुछ भी दे सकते हो तुम, अपना नाम भी दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो एक पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन वो रूल नहीं है, वो कन्वेंशन है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो कौन सी बाइंडिंग? ये तो कोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं। वो जो बाइंडिंग की बात होती है वो रन टाइम में होती है, मतलब वो ये कैसा है, कोड ऑर्गेनाइज वे में दिखे हम लोग को, इसके लिए हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं नेम स्पेस में डालना ही पड़े कोड, लेकिन ऑर्गेनाइज हो इसके लिए नेम स्पेस में डाल देते हैं। उसका एनकैप्सुलेशन से लेना देना कुछ नहीं, ये डेटा की रैपिंग नहीं है, ये कोड का ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कोड को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि बेटर रीडेबिलिटी हो जाए कोड के लिए, ये वो है रीडेबिलिटी। और डेटा बाइंडिंग, ये दोनों दो अलग अलग चीज है। वहां पे डेटा बाइंड होता है, यहाँ पे कोड रैप हो रहा है, समझ रहे हो क्या फर्क हो गया ना। कोड चलेगा तो डेटा बने, कोड रन टाइम में जाए, पहले कोड कंपाइल टाइम में जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा, आईएल बनेगा, आईएल बनने के बाद फिर इंटरप्रेटर के पास जाएगा, फिर मशीन लैंग्वेज बनेगी, फिर मशीन पे रन होना शुरू होगा, फिर तुमको आउटपुट दिखेगा, फिर डेटा आएगा। और अभी हम लोग का है सोर्स प्रोग्राम से भी पहले, मेरी बात समझ लो, मतलब कितने स्टेप पहले, समझे कि नहीं। ये कोड ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा। तो अब अगर मेरे को एक क्लास बनाना है, ठीक है, अगर मेरे को एक क्लास बनाना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यही प्रोजेक्ट लिया हूँ मैं, कल जो प्रोजेक्ट था उसी में कर रहा हूँ ऐड। अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में ही बता सकता हूँ। चलो सिंपल एक प्रोजेक्ट ले लेते, एमवीसी को छोड़ देते। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, ये सिंपल, इसका ताल्लुक कोई एमवीसी से नहीं है, ये सी शार्प की एक बेसिक चीज़ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ फंक्शंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे को देखो, ये क्या है, फंक्शन ही है, क्योंकि मेरे को अभी एक्शन मेथड के बारे में बताना है, और एक्शन मेथड एक्चुअल में फंक्शन ही होता है। एक्शन मेथड एक्चुअल में फंक्शन होता है, लेकिन उससे पहले मैं क्या सोचा, जब फंक्शन आ ही गया तो उसके साथ नेम स्पेस बता दो, नेम स्पेस के साथ में असेंबली भी बता दूं, तो वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा हट जाएगा, फिर वापस मेरे को आके नहीं बताना पड़ेगा। तो एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो का न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ पता है, मेरे को दो क्लास बनाना है, ठीक है, मेरे को दो क्लास बनाना है जो मेरे को दूसरे को देना है, ठीक है, मतलब मेरे को रन नहीं करना है उसको। तो मेरे को कंसोल एप्लीकेशन भी नहीं लेना रहेगा, मेरे को वेब एप्लीकेशन भी नहीं लेना रहेगा, मेरे को क्या लेना रहेगा, क्लास लाइब्रेरी, एग्जैक्टली। ये कैसे पता, ये तो बताया ही नहीं था, बताया रहेगा डायनामिक लाइब्रेरी, एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट आंसर। तो मेरे को लेना पड़ेगा लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी, तो वो यहाँ पे है ऑप्शन, यहाँ पे सी शार्प विंडोज, यहाँ पे आके लाइब्रेरी दिखा। तो ये क्लास लाइब्रेरी किसकी है, .NET 4 की है, ये ध्यान देना। और जो हम लोग को क्लास लाइब्रेरी लेना है वो ये यहाँ पे है। तो ये लेने के टाइम हमेशा ध्यान देना, क्योंकि .NET 4 की लाइब्रेरी तुम्हारे प्रोजेक्ट में फिर नहीं चलेगी, फिर तुम हैरान रहोगे एरर आ रहा है। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट किया लाइब्रेरी, और लेट्स से ये जो मैं कोड करने जा रहा हूँ ना, इसमें 4 क्लास रहेगी, एक का नाम एडिशन, एक का नाम सब्ट्रैक्शन, एक का नाम मल्टीप्लीकेशन, एक का नाम डिवीजन, और सब में एक एक फंक्शन रहेगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल, डिव। समझ गया मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसको ये डीएलएल का नाम मैं दे देता हूँ कैलसी, ठीक है, कैलकुलेशन कैलसी दे दिया। अब इसको यहाँ पे क्रिएट किया। तो ये कौन से टाइप का प्रोजेक्ट लिया मैं, लाइब्रेरी टाइप का प्रोजेक्ट लिया। देखो ये ऑलरेडी एक क्लास बनी आई है, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं बनाता हूँ कुछ फोल्डर्स, राइट क्लिक किया, ऐड,
फोल्डर। अभी मैं ऐसे टेस्ट फोल्डर बनाया, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे एक टेस्ट फोल्डर बनाया, सिर्फ फोल्डर बनाया, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या किया हूँ मैं? एक प्रोजेक्ट लिया हूँ, प्रोजेक्ट की टाइप लाइब्रेरी लिया हूँ, एक फोल्डर बनाया हूँ, कोई ऐसा कोई नया काम नहीं किया। अब मैं इसमें कर रहा हूँ एक क्लास ऐड, ऐड क्लास। क्लास का नाम दिया मैं एडिशन, ठीक है। यहाँ क्लास का नेम देते हैं हम लोग एडिशन और ऐड कर दिया। तो नेम स्पेस क्या बन गया खुद से? क्यों बना? तो यही चीज मैं बोला था, तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम डॉट फहद नाम का फोल्डर लूंगा तो प्रोजेक्ट वन डॉट फहद। प्रोजेक्ट अभी फोल्डर का नाम क्या है? टेस्ट। तो नेम स्पेस का नाम क्या बना? प्रोजेक्ट का नेम डॉट टेस्ट। लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माय नेम स्पेस, ये लिख सकता हूं मैं, कोई ये नहीं, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अब इसको एक्सेस करने के लिए भी यही नेम स्पेस से एक्सेस करना पड़ेगा, जो रहेगा वही नेम स्पेस से एक्सेस करना। हाँ, तो जो भी तुम नेम स्पेस का नेम कुछ भी दे सकते हो, तो जो नेम स्पेस का नेम रहेगा वो तुमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये, हाँ, ऐसा नहीं कर सकते तुम कि इसका नाम ये दे दो। नेम स्पेस के नेम में तुम सी शार्प का कोई रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लास की अपनी एक मीनिंग है, नेम स्पेस की अपनी एक मीनिंग है। मेरी बात समझ? क्लास का मतलब सी शार्प वो सोचता है कि ये क्लास क्रिएट करना चाहता है, तो क्लास नहीं लिख सकता यहाँ पे मैं। तो ये रिजर्व वर्ड्स है, ये आएगा, रिजर्व वर्ड की पूरी लिस्ट आएगी। रिजर्व वर्ड नेम में यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो एक अलग टॉपिक है पूरा। मतलब उसमें भी क्या यूज कर सकता हूँ क्या नहीं यूज कर सकता हूँ, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, उसके पूरे रूल्स है। मतलब वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ जो नेम मेरे को देना है, तो माय नेम स्पेस ऐसा दे दूँ। लेकिन आइडियली हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का नेम लेते हैं डॉट, और जो फोल्डर का नेम है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आया टेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट है ना, ये यही फॉलो करता है विजुअल स्टूडियो भी। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरे फोल्डर को डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखो तो फाइल भी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आके मैं डायरेक्ट फाइल बनाता हूँ, फोल्डर नहीं ले रहा हूँ मैं। अब की बार मैं फोल्डर नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पे आया, ऐड किया। तो अभी नेम स्पेस क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा नेम स्पेस। अभी क्या बनेगा नेम स्पेस? सिर्फ कैल्सी बनेगा, फोल्डर ही नहीं है ना। तो ये एक क्लास बन गई। उसके बाद दूसरी क्लास ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन। ये हो गया। यहाँ तक किसी को ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है, या बहुत बहुत टफ चीज कर दिया मैं, या बहुत ऐसा कुछ लिख दिया नहीं समझ में आने वाली चीज है? कुछ नहीं किया हूँ मैं, एक प्रोजेक्ट लिया हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट की टाइप लिया हूँ क्लास लाइब्रेरी। क्यों क्लास लाइब्रेरी? क्योंकि इसको मेरे को रन नहीं करना है, इसको मेरे को किसी को देना है। ये इसको मैं कहाँ यूज करूंगा? जो अपना एमवीसी बनाया हो ना, एमवीसी के एप्लीकेशन, वहां पे यूज करके बताऊंगा। तो तुमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोड ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये समझा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट की टाइप क्यों ले रहे हैं, या ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कुछ भी क्वेश्चन? हाँ, फोल्डर, वो तो फोल्डर फोल्डर का मतलब क्या होता है कि तुम खाली कोड को की फाइल्स को ऑर्गेनाइज वे से रख रहे हो। अभी मेरे को तो मालूम है ना, 4 ही फाइल मेरे को बनाना है, तो इसके लिए मैं फोल्डर नहीं लिया। लेकिन अभी समझ लो इसके अंदर मल्टीपल लॉजिकल डिवीजन होता। लाइक कैसा होता कि कैल्सी में भी साइंटिफिक कैल्सी के लिए अलग क्लास बनाता मैं, तो साइंटिफिक कैल्सी वाली साइन कॉस 10 के लिए अलग कैलकुलेशन रखता, तो वहाँ पे साइंटिफिक कैल्सी करके बना लेता। अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए अलग बना लेता, बाइनरी नंबर का अलग बना लेता। अगर ऐसा कुछ अलग अलग चीज और होती, क्लासेस और मल्टीपल टाइप की होती, तो मैं सिर्फ फोल्डर में ऑर्गेनाइज करता। लेकिन अभी मेरे को मालूम नहीं है 4 ही क्लास मेरे को लेना है, वही बोल के तो मैं स्टार्ट किया कि 4 क्लास लूंगा, उसमें सब में एक एक फंक्शन लूंगा,
एडिशन में ऐड फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन में मल फंक्शन, डिवीजन में डीफ फंक्शन और सब्ट्रैक्शन में सब फंक्शन। तो मेरे को पता है कि और क्लास नहीं आने वाली, तो इसके लिए मैं फोल्डर नहीं लिया। फोल्डर मैं लिया क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन था भाई का कि मतलब वो ऐसा जो भी तुम जितना भी इसके अंदर भी 5 फोल्डर बनाओगे ना तो वो नेम स्पेस में ऐड होते जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे कोई फोल्डर में नहीं लिया हो तो आया नहीं कुछ, डायरेक्ट आ गया। और नेम स्पेस ऐसा नहीं है कि वही लेना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली जावा वगैरह में होता है कि जो फोल्डर में तुम डाल रहे हो उसका नेम स्पेस लेना होता है, पैकेज का नाम वही लेना होता है, फोल्डर का नाम वही। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, फोल्डर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको जो नाम का तुम नेम स्पेस ले रहे हो वही नाम के फोल्डर में फाइल रखोगे तभी तुम्हारा कोड रन होगा, ऐसा डॉटनेट में नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ, जो लोग जावा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत किसी को पता होगा तो वो लोग और कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि जावा के अंदर जो नेम स्पेस है उसको बोलते हैं पैकेज, उसको वहां पे क्या बोलते हैं, पैकेज। पैकेज जब हम लोग बनाते हैं तो जो नाम से बनाते हैं ना वो नाम का फोल्डर मेरे को लेना पड़ता है जावा में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको जावा पता है, जिनको कंफ्यूजन है उसके लिए भी मैं चीज बता दिया, जिनको नहीं पता तो और अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन की चीज बात ही नहीं है। तो स्टिल कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं आता है, देखो कैसा आता है वो, ये क्वेश्चन अच्छा था वैसे। फोल्डर लिया मैं 1, है ना। अब यहाँ पे आके मैं किया क्लास ऐड, दिख रहा है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफायर सी शार्प में तुम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कोई वेरिएबल, तुम आईटी से ही हो ना, वेरिएबल पता है ना, कोई वेरिएबल का नेम तुमको लेना है तो तुम i1 लिख सकते हो, लेकिन 1i नहीं लिख सकते। अब ये पैटर्न यूज करता है नंबर वाला, जैसे नंबर आता है ना उसके आगे तुम अंडर स्कोर लगा दोगे तो अब वो पहले पे नंबर नहीं आना चाहिए, अब हो गया दूसरे पे तो वो लगा देता अंडर स्कोर। तो क्वेश्चन अच्छा था वैसे। हाँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा कोई कैरेक्टर जो तुम्हारे फोल्डर में सपोर्ट करता है और नेम स्पेस के नेम में सपोर्ट नहीं करेगा तो अंडर स्कोर खुद से ऐड कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये रूल्स है, वो बाद में बताने वाली बात जो बोल रहा था। ये लिया मैं, ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। अब मैं इसके लिए फाइल ऐड किया, समझ में आएगा। एक ऐसा करना नहीं प्रोजेक्ट में, वो टीएल मार के भगाएगा। ये सब कल ही मतलब बस कंट्रोवर्सी के लिए, वो सब ऐसा कौन फोल्डर क्रिएट करेगा डॉलर वॉलर से। तुम्हारे हाथ में कोड है और जबरदस्ती तुम डॉलर से क्रिएट करोगे, 1 2 करोगे तो फिर ये तो गलत बात है। ठीक है, तो ये इतनी फाइल यहाँ पे बन जाती है। अब ये फाइल जो है वो सबके सब एक नेम स्पेस में चली गई है, कैल्सी। और ये कैल्सी जो मेरा नेम स्पेस है उसकी असेंबली का नाम क्या रहेगा, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कैल्सी। तो असेंबली का नाम क्या बनेगा, कैल्सी। असेंबली के अंदर नेम स्पेस का नाम क्या बनेगा, कैल्सी। उसके अंदर कितनी क्लासेस है, 4 क्लासेस है। अब उसके अंदर फंक्शन हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। हाँ, सीक्वेंस, ये अल्फाबेटिकल, ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ये कलेक्शन है, सॉर्टेड कलेक्शन नहीं है। मतलब मेरा क्या बोलने का मतलब है, नेम स्पेस जो है वो क्लासेस का कलेक्शन है, सॉर्टेड क्लासेस का कलेक्शन नहीं है। उसमें रहेगा, कहाँ रहेगा उससे लेना देना, हम लोग तो एक्सेस करने वाले हैं ना, हम लोग तो उसको एक्सेस करने वाले, या तो होगा या तो नहीं होगा। कहाँ होगा वो हम लोग देखते नहीं, पोजिशनल एलिमेंट हम लोग नहीं देखते। अगर मैं बोलूंगा सॉर्टेड कलेक्शन है तब तुम बोल सकते हो कि फिर पहले कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। अगर मैं बोला सिर्फ कलेक्शन है, सिर्फ कलेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं एक बॉक्स लाया, सबको बोला कि इसमें लाके अपनी अपनी बुक डाल दो, जो ला रहा है ऐसे डालते चले जा रहा है, तो ये अनसॉर्टेड कलेक्शन है, तो इसको हम लोग कल ही कलेक्शन बोलते हैं। लेकिन मैं क्या बोला, सॉर्टेड कलेक्शन, मैं बोला रोल नंबर के हिसाब से अपनी बुक लाके यहाँ पे रखो, दैट इज सॉर्टेड कलेक्शन। जो सबसे नीचे वो रोल नंबर 1 रहेगा या वो लास्ट रोल नंबर रहेगा, माइट भी, जैसा भी। तो अगर मैं सॉर्टेड कलेक्शन की बात करता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सॉर्टेड कलेक्शन में आता है इंडेक्स नंबर कि पहला कौन आखिरी कौन। लेकिन अगर मैं कलेक्शन बोला तो कलेक्शन इज जस्ट ए कलेक्शन, उसमें कोई भी कहीं भी रह सकता है।
तो ये कलेक्शन है, सॉर्टेड कलेक्शन नहीं। ये एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का, समझे? डेटा कौन कौन सुना है डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा मतलब एक प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज्यादा सैलरी। अच्छा, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी तुम लोगों को लगता है? गूगल। गूगल, गूगल अल्फाबेट। इसका गूगल का ओरिजिनल नाम अल्फाबेट है। किसको इसको पता है गूगल का ओरिजिनल नेम अल्फाबेट है? हाँ, अल्फाबेट का नाम है। नहीं पता है तो सुन लो, है। ठीक है, तो स्टॉक वाइज बोल रहा हूँ मैं, स्टॉक वाइज जो है गूगल काफी ऊपर है। तो अभी जो बड़े ब्रांड्स है जैसे कि गूगल, फ्लिपकार्ट, amazon, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर। टेस्ला भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऐसा मत सोचना टेस्ला जो है कार बना रही तो वो। टेस्ला बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इसमें तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे, बोले यार हम लोग को शादी जॉब नहीं मिल रही, तुम कहाँ भेज रहे हो उधर टेस्ला वेस्ला। ठीक है, अगर किसी का ऐसा सपना रहेगा जैसे कि मेरा है, ठीक है, तो अगर किसी का वैसा सपना रहेगा उधर जाने के लिए, तो वहां पे जो इंटरव्यू होता है ना, वहां पे तुमको ये नहीं पूछेंगे तुमको एमवीसी आता है क्या, तुमको जावा में स्प्रिंग बूट आता है क्या, तुमको जावा स्क्रिप्ट आता है क्या। वहाँ उन लोग क्या क्या जज करते हैं पता है? तुमको डेटा स्ट्रक्चर आता है क्या, तुमको अल्गोरिदम आता है क्या, समझेगा? तो उसको बोलते हैं डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसकी स्टडी बाकायदा होती है। और अभी ये बैच मैं बोला ना लास्ट है, ये मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा ये बैच, 2 साल का गैप लूंगा, 2 साल के बाद डीएसए का बैच शुरू होगा। लेकिन कब? जब मैं कोई बिग ब्रांड के साथ लग जाऊंगा डीएसए के बेस पे, तब तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि मैं ऐसे पहुंचा यहाँ तक, तो तुम लोग भी ऐसे पहुंच सकते हो, समझे? अब उसमें जो 3 साल या 4 साल वाला बंदा रहेगा, 5 साल वाला बंदा अगर कोई लगता है ये बड़े ब्रांड के साथ, तो उसका पैकेज अभी इधर पे एक बंदा है भिवंडी में जो अमेजोन में काम करता है, उसका 1.3 CR पैकेज है। अभी 1.3 CR हो गया, 92 था पहले। तो अगर तुम SD3 के साथ भी लगते हो ना, SD3, SD3 मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेवल 3, जिसमें जिसमें एक्सपीरियंस होता है 5 से 7, ठीक है। मेरा SD4 में जाता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस 4 में जाता है। तो SD3 को 1 CR तक पैकेज मिलता है, ये सब ब्रांड के साथ में। और इन लोग सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है, CR। क्या क्या बोले? एनी टाइम यार, एनी टाइम। मैं तो बोल रहा हूँ 2 साल का गैप अभी लूंगा मैं यहाँ पे, अभी क्लासेस नहीं लूंगा। और बहुत कोई बहुत ज्यादा मतलब बहुत बच्चे लोग जमा हो गए तो भी लिया, तो भी बहुत गैप करके लूंगा अब लेक्चर। तो ये इसके लिए मैं बोला था ये लास्ट लेक्चर है। मेरे प्लान्स कैंसिल नहीं होते। मैं अपने प्लान्स के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, रात जागना ये वो सब अलग अलग हिसाब किताब है मेरा, वो सब चीज़ को लेके। तो वो चीज़ तो मैं करूँगा, और मैं उसके लिए बाकायदा टाइम निकालूँ, हर चीज़ से छोड़ के, मतलब हर चीज़ मोबाइल साइड में रख के, लैपटॉप साइड में रख के, ट्रिप कैंसिल करके, ट्रिप पे रह के भी मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। मतलब अगर मैं ट्रिप पे निकला हूँ 5 दिन की ना, तो मैं जब लेटूंगा बिस्तर पे तो तब पढ़ूंगा, लेकिन मैं बिना पढ़े नहीं सोता फिर। अगर मैं स्टडी स्टार्ट किया एक बार तो वो मेरा पैटर्न है शुरू से, अभी से नहीं। मतलब मैं जब से स्टार्ट किया तब से वो पैटर्न है। और एवरी ईयर मेरा टारगेट रहता है कि हर ये साल एंड होते होते अपने को ये चीज़ खत्म कर देना है, ये चीज़ मतलब अपनी ये टेक्नोलॉजी पूरी हो जाना चाहिए। तो अभी ये जो 2 साल का टारगेट है ना, इसमें डीएसए का टारगेट बना के रखा हूँ। और वही रीजन है, बैच की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, वीकेंड मेरा निकल जाता है पूरा। तो इसकी वजह से ही बैच बंद कर रहा हूँ मैं। तो क्या, मेरे को तो अच्छी खासी अर्निंग होती है इससे। अगर तुम लोग खाली अर्निंग भी सोचोगे तो महीने का 2 लाख रुपए मेरे को बैच से आता है, वो भी सैटरडे संडे पढ़ा के। तो वो इतनी बड़ी अर्निंग छोड़ रहा हूँ मैं, मतलब कुछ और टारगेट तो है ना मेरा उसके लिए। तो इतना बड़ा जब छोड़ूंगा तो उसको मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं करूंगा टाइम को। तो उसको उसको तो मैं करने ही वाला हूँ। नहीं भी तुम लोग, अभी तुम लोग को तो तीन, कम से कम अभी तुम लोग जॉब पे लग जाते हो, आगे चल के 2-3 साल बाद में से कनेक्ट करोगे, तो फिर वो बैच में तुम ज्वाइन करो, तब आओ डीएसए के लिए। तब मेरे को भी बोलने अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई मेरा पैकेज 1.7 CR है ना। अभी तो बोलने भी अच्छा लगता है ऐसा कि हाँ CR में पैकेज है, भले 1.2 हो 1.1 हो, लेकिन CR में होना चाहिए, लैक्स में नहीं होना चाहिए। एक डिजिट और बढ़ना चाहिए सैलरी में। मैं सैलरी के डिजिट जो है वो गिनता हूँ, जैसे अभी। हाँ, मोबाइल नंबर बनाना अपने को, सैलरी और मोबाइल नंबर सेम लगना चाहिए, समझे? तो सैलरी के डिजिट बढ़ना चाहिए ना, वो मोटिव रहना चाहिए तुम्हारा, वो हिसाब से सोचो। तो 2 साल बाद में, 2 साल में स्टडी करूंगा उसकी पूरी, इंटरव्यूज भी दूंगा, उसके अंदर रिजेक्शन भी आएगा, वो वही सब तो शेयर करने के लिए रहेगा फिर बैच में।
कि ये मैं दिया था आंसर, तो मेरे को, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं है। अभी जब मैं स्टार्ट किया हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेरे को बता सके कि अमेजोन में ऐसा इंटरव्यू होता है या नेटफ्लिक्स में ऐसा इंटरव्यू होता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा जो रहेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी मैं झेल के वहाँ तक पहुँचूंगा। हो सकता है मेरे को बहुत बार इंटरव्यू देना पड़े, बहुत सारे ब्रांड के साथ देना पड़े, उसके बाद जाके मेरे को चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो। लेकिन वो चीज़ मैं ला के कंसाइज करके एक बैच स्टार्ट करूँगा यहाँ पे कि ये चीज़ है, तो वो आगे का टारगेट है। जो डेटा स्ट्रक्चर की बात तुम बोलो ना, सॉर्टेड कलेक्शन, ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे हॉटेस्ट जॉब तुमको प्रोवाइड कर सकता है अभी के मार्केट में। मतलब रिसेशन आए, कुछ भी आए, वो तुमको जिसको डेटा स्ट्रक्चर आता है, तुमको गूगल निकाल भी देगा रिसेशन में, तो तुम गूगल का नाम तुम्हारे रिज्यूम में रहेगा ना, यहाँ पे कोई भी बड़ा ब्रांड तुमको उठा लेगा कि गूगल में काम करके आया बंदा। हम लोग की कंपनी में एक बंदा पेपाल से काम करके आया था, उसको आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन पेपाल के नाम पे उसको 22 लाख का पैकेज वो टाइम पे मिला था 2016 में। जब हम लोग 5-6 लाख पैकेज पे काम करते थे, जब वो 22 लाख के पैकेज पे बंदा काम करता था, उसको नॉलेज मतलब हम लोग से भी कम ही था। लेकिन क्या था, उसके बाद स्कैम था कि वो पेपाल, यूएस में पेपाल में था, वो 2 साल वहाँ काम करके आया था। तो ये चीज़ तुम्हारे रिज्यूम में ऐड होती है तो वो बहुत वैल्यू रखती है। फिर तुमको, और गूगल अभी अभी रिसेंटली जब लॉकडाउन के पीरियड के बाद से गूगल ने एक वो प्रेस रिलीज में बोला था कि हम लोग अब जो क्राइटेरिया है, मतलब जॉब के लिए क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया को कम कर दिए। पहले तक गूगल बोलता था मेरे को ग्रेजुएट बंदे चाहिए, गूगल बोलता है अब मेरे को, अगर तुम 12वीं पास भी हो ना, तो भी तुम मेरे इधर आके काम कर सकते हो, मेरा इंटरव्यू क्रैक करना था। ये तो और अच्छी बात हो गई ना। तो आर्ट साइंस कॉमर्स का तो फंडे ही खत्म कर दिया उसने। अगर तुम 10+2 हो, खाली खाली तुम 10+2 हो, 10+2 के बाद भी तुम गूगल में जॉब कर सकते हो। तो अब ये तो खत्म ही कर दिया, पार्शियलिटी आर्ट साइंस कॉमर्स और आईटी नॉन आईटी, ये तो मामला ही खत्म हो गया। तो तुम्हारे पास बड़ा मोटिव है, वो भी ट्राई कर सकते हो। देखो, मेहनत करोगे, वो उतनी की मेहनत करोगे तो थोड़ा बहुत भी कर लिए तो भी तुमको यहाँ तो कोई बड़ा ब्रांड उठा लेगा इंटरव्यू में। बड़ा बड़ा एम रखोगे तो वो खुद ब खुद कोई ना कोई ब्रांड तुमको उठाएगा ही उठाएगा, ये चीज़ समझ लो। लेकिन वो सपना देखने भी आना चाहिए, ये चीज़ समझ। मैं अभी तक किसी को नहीं देखा जो ऐसा सोचता रहेगा कि मैं गूगल में जाके काम करूंगा या मैं अमेजोन में जाके काम करूंगा। और 10 लोग हैं, 10, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे ऐसे सपना तो बहुत लोग देखते रहेंगे। अगर 10 लोग देखते भी रहेंगे तो 10 लोग सिर्फ सपना ही देखते रहेंगे, उसके लिए एफर्ट कितनी ली है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तुम कितनी एफर्ट ले रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर सपना देखने से तो कुछ नहीं होएगा। तो पहले अब बंदा सपना देखता है, फिर एफर्ट लेता है, फिर हारता है, फिर उठता है, फिर लड़ता है, फिर हारता है, फिर उठता है, फिर लड़ता है, फिर जीत जाता है। ये सीक्वेंस है। जब तक रिजेक्शन नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। रिजेक्शन हैंडल कर लिए तो खत्म हो गई कहानी, निकल जाते हो। तो हार जीत से परे हो जाता है आदमी, रिजेक्शन हैंडल करना सीख गया तो। ये चीज़ समझ लो, ठीक है। तो वो जो तुम पूछ रहे थे वो सॉर्टेड कलेक्शन की बात है, तो कलेक्शन डाल दिया तो वो कैसे भी निकाल देगा। और कुछ क्वेश्चन है इसमें? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सब में एक एक फंक्शन ऐड करता हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज और समझ लो, ये क्लास से पहले इंटरनल लगा हुआ है। अगर तुम क्लास से पहले, अगर यहाँ पे इंटरनल लगा हुआ रहेगा तो ये क्लास असेंबली के बाहर यूज नहीं हो पाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इंटरनल लगा रहेगा तो असेंबली अभी समझ गया ना, मतलब जो पूरा एक असेंबली असेंबली के बाहर यूज नहीं हो पाएगी। और मेरे को तो असेंबली के बाहर ही यूज करना है ना, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक। सब क्लास में लिख दो यहाँ पे पब्लिक। पब्लिक लिखोगे तो वो हर जगह यूज होगी, तो मैं सबको पब्लिक लिख दे रहा हूँ। जैसा 1 बाय 1 कर रहा हूँ ना मैं, वैसी 1 बाय 1 ना रिकॉर्डिंग देख के करते जाना, ठीक है। तो ये क्लास हो गई पब्लिक। अब ये क्लास में मेरे को ऐड करना है फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है वो समझ लो। तो फंक्शन बनाने के लिए कैसे फंक्शन तुम लिखोगे, तो फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। वो सिंटैक्स क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, पैरामीटर लिस्ट,
फंक्शन बॉडी, ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कौन कौन ये फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस कर सकता है मतलब उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको कॉल कर सकता है, इसके कोड को चला सकता है, उसको बोलते हैं एक्सेस करना। एक्सेस पता है ना, डेटा एक्सेस। हाँ ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन ये फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक मतलब हर कोई एक्सेस करेगा, प्राइवेट मतलब सिर्फ इसके जहां पे ये फंक्शन लिखा जाएगा वहीं पे एक्सेस होगा, ये प्राइवेट हो गया। और प्रोटेक्टेड जहां लिखा जाएगा वहां, और जो इसको इनहेरिट करेगा वहां। फिर से बोलो, गौर से सुनो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन चीज है। ठीक है, पब्लिक में कहा होगा, एवरीवेयर, कोई सोचने की बात नहीं है पब्लिक में। प्राइवेट में कहा होगा, जहां ये लिखा जाएगा वहां पे। प्रोटेक्टेड में कहा होगा, जहां लिखा जाएगा वहां तो होगा ही होगा, और जो इसको इनहेरिट करेगा वहां पे। कोई तो क्लास, मतलब समझ लो ये फंक्शन कोई क्लास में होगा, वो क्लास का नाम है ए को इनहेरिट करेगी बी, तो बी में ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन सी में कॉल नहीं होगा क्योंकि सी इनहेरिट नहीं करेगी। तो और लेकिन अगर पब्लिक लिख दिया तो ए में भी कॉल होगा, बी में भी कॉल होगा, सी में भी कॉल होगा, डी में भी कॉल होगा, सब जगह पे। अभी कॉल, ये कॉल कॉल में बोल रहा हूँ, इंटरनल क्लासेस के लिए फंक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ। और भी एक्सेस स्पेसिफायर है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी है। तो एक्सेस स्पेसिफायर का एक पूरा सेपरेट टॉपिक लूंगा मैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतनी चीज बता रहा हूँ जिससे तुम एटलीस्ट कोड स्टार्ट कर दो। मतलब एक बूटस्ट्रैपर होता है ना, कि थोड़ा सा बता दूं, कम से कम कोड तो चालू हो जाए। तो वो मैं क्या करता हूँ, एक साथ पूरा टॉपिक नहीं लेता हूँ। मैं क्या लूंगा, अगर मेरे को 6 एक्सेस स्पेसिफायर बताना तो 2 बता के तुमको बोलूंगा, हाँ कि तुमको रियलाइज हो जाए कि हाँ कोड तो आने लगा। अब और ड्रिल डाउन करेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा एक्सेस स्पेसिफायर, तुम गूगल करोगे, देखोगे अरे यार 6 या 5 था तो 2 बताए, तो आगे के टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। मेरी बात समझी। अभी अगर मैं 6 बताऊंगा ना, तो बाकी जो जो और जो एक्सप्लेन करना है ना मेरे को, वो मेरा रह जाएगा। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि तुमको ऐसा लगेगा कितना टफ है, मतलब इतने 6 एक्सेस, इतना एक्सेस हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, वो सब कंफ्यूजन। तो मैं एकदम सिंपल सिंपल चीज तुमको बता दिया। पब्लिक हर जगह, प्राइवेट जहां लिखेगा वहां, प्रोटेक्टेड जहां इन है, क्योंकि ये 3 चीज मैं बता चुका हूँ तुमको। इनहेरिटेंस बता चुका हूँ तुमको, कोड क्लास के अंदर लिखते हैं ये मैं तुमको बता चुका हूँ। पब्लिक का तो नाम से समझ में आता है कि वो सब जगह फॉलो। रिटर्न टाइप, ये फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे कोड, 10 लाइन, 20 लाइन, 100 लाइन, 1000 लाइन। यहाँ पे फंक्शन, ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, कोड, जो फंक्शन की बॉडी है वो। ये फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद अगर ये फंक्शन की बॉडी कुछ वैल्यू रिटर्न करती है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर ऐड होगा तो तीसरा नंबर बनेगा, तो वो रिटर्न में जाएगा। 2 नंबर मल्टीप्लाई आएगा तो तीसरा नंबर बनेगा, तो वो रिटर्न में जाएगा। तो ये कोड चलने के बाद अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसकी टाइप क्या रहेगी, वो यहाँ पे आएगा कि मतलब वो इंटीजर होगा कि वो डेसिमल होगा। अब टाइप क्या है, टाइप मैं तुमको बताया नहीं, तो टाइप की पूरी लिस्ट आएगी। तो फिलहाल के लिए हम लोग समझ लेते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब बिना फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर। एक होता है इंटीजर नंबर, एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 1.1, इंटीजर मतलब 1, होल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो लेट्स से ये इंटीजर रिटर्न करने वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट। और अगर ये कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाला तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड। वॉइड मतलब नथिंग, कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो मैं क्या लिखूंगा, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद मैं फंक्शन का एक नेम दूंगा, जो भी मेरे को फंक्शन का नेम देने का मन करेगा वो फंक्शन का नेम दूंगा इसके काम के हिसाब से। अगर इसमें काम होने वाला है वैलिडेशन तो मैं लिखूंगा चेक वैलिडेशन। इसमें काम होने वाला है यूजर डेटा सबमिशन तो मैं लिखूंगा सबमिट डेटा। फंक्शन का नाम, ऐसा फंक्शन का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, फंक्शन का नेम। और ये ब्रैकेट जो लगा है ना, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये ऑप्शनल है, मतलब इसको मैं स्किप भी कर दूंगा तो चलेगा। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करूंगा, ये पैरेंथेसिस को ऐसा लगा दूंगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा अभी के लिए। आगे मैं बताऊंगा आगे इसमें क्या है। ये 2-3 बार रिवाइज होगा, ये चीज 2-3 बार रिवाइज होगी। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, फंक्शन की बॉडी, इसको हम लोग लिख के देखते हैं। ठीक है, क्या बनता है। तो मैं एक फंक्शन ऐड करने जा रहा हूँ, फंक्शन का नाम मेरे को लेना है ऐड। तो ऐड, मेरे को ये तो समझ में आ गया ऐड लिखना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यही चीज को उठा के कॉपी करता हूँ, कहाँ पे, कोड में, है ना।
यहाँ पे कॉपी किया। एक्सेस स्पेसिफायर की जगह मैं क्या बोला, पब्लिक। अब फंक्शन नेम मेरे को पता है क्या, ऐड, और ये मैं बोला था ऑप्शनल है, तो मैं इसको निकाल दिया, ऑप्शनल चीज नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, ऑप्शनल चीज में हटा दिया। फंक्शन की बॉडी, फंक्शन में क्या होने वाला है, ऐड जो है वो 2 नंबर का एडिशन करेगा, तो मैं बोलता हूं 10 + 20 ऐसा ऐड। ये कुछ रिटर्न करेगा, मतलब ये कैलकुलेट कर 10 और 20 30, तो इधर पे मैं बोला रिटर्न, ये हो गया रिटर्न, ये 10 और 20 रिटर्न, इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट समझने के लिए मैं ब्रैकेट लगा दिया कि कोलैप करके एक वैल्यू जाएगी बाहर। अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो 2 इंटीजर ऐड होने के बाद रिटर्न क्या होगा, इंटीजर। दो, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे लिख दिया। और अगर ये कुछ भी नहीं रिटर्न करने वाला है, ये सिर्फ एक कुछ प्रिंट करने वाला है, कंसोल डॉट राइट लाइन करके ये प्रिंट करेगा ऐड ऐसा, ये कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। समझेगा, दोनों टाइप के फंक्शन में तुमको 1 बाय 1 बता दिया। देखो कंट्रोल Z कर रहा हूँ फिर से, गौर से देखो, ठीक है। अगर दो इंटीजर है, रिटर्न, दो इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा। अब यहाँ का रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हो तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे बताना पड़ेगा। अभी अगर मैं इसको लिया 10.2 और 20.3, ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो एरर पढ़ो, एरर ये क्या रिटर्न कर रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट डबल टू इंट। ये क्या रिटर्न कर रहा है, डबल, एक टाइप है, तो अब यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा डबल। तो फिलहाल मैं रिटर्न टाइप के झमेले में पढ़ता नहीं हूं, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करना है ये एक सिंपल सा फंक्शन हो गया, ये एक सिंपल सा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, गौर से सुनो क्या किया, मैं क्या क्या चेंज किया। मैं एक क्लास लाइब्रेरी लिया, ठीक है, क्यों क्लास लाइब्रेरी लिया, क्योंकि कोड मेरे को दूसरे डेवलपर को देना है, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो प्रोजेक्ट टाइप मेरे को क्लास लाइब्रेरी लेना पड़ा। इंस्टेड के मैं कंसोल या वेब लिया, ठीक है, मैं क्लास लाइब्रेरी लिया यहाँ। उसके बाद मेरे को 4 क्लासेस बनानी थी, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके 4 क्लासेस बना दी। हर क्लास में मेरे को एक फंक्शन लेना था, तो मेरे को फंक्शन का सिंटैक्स सीखना पड़ा। तो फंक्शन में पहले एक्सेस स्पेसिफायर होता है, फिर रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है, फिर पैरेंथेसिस होता है, फिर ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी होती है। ऐसे फंक्शन लिखते हैं, नहीं पता है तो सुन लो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फंक्शन लिखते हैं, तो मैंने सिंटैक्स तुमको बता दिया कि ऐसे फंक्शन। अब एक्सेस स्पेसिफायर की 3 वैल्यू बताया मैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। वो रिटर्न टाइप में मैं बोला कि कोई भी डेटा टाइप आएगा, लेकिन अभी मैं डेटा टाइप की स्टडी नहीं किया हूं, तो मैं बोला वॉइड लिख देंगे, जब कोई डेटा टाइप नहीं रिटर्न करेगा तो वॉइड रहेगा, वॉइड मतलब खाली, नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने वॉइड लिख दिया। फंक्शन का नेम मैं पहले ही बोल के रखा था कि मैं क्लास में फंक्शन का नेम ऐड, एडिशन में ऐड लूंगा, सब्ट्रैक्शन में सब लूंगा, मल्टीप्लीकेशन में मल लूंगा और डिवीजन में डिव लूंगा, ये मैं पहले ही बोला था। तो एडिशन में जाके मैंने फंक्शन का नेम ऐड लिख दिया, एज सिंपल है ये इतना हो गया। उसके बाद फंक्शन क्या करने वाला है तो मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को कोड करने नहीं आता है अभी ये लेवल पे, मेरे को कुछ कोड करने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को ना डेटा टाइप पता है, ना वेरिएबल पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मेरे को कंसोल डॉट राइट लाइन पता है कि ये लाइन लिखने से ब्लैक स्क्रीन पे कुछ तो प्रिंट होता है, ये चीज मेरे को पता है, ठीक है। तो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन करके ऐड लिख दिया, इतना लिख दिया बस, और कुछ भी नया कोड में इसके अंदर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ये इतना हो गया। सेम मैं डिवीजन में बनाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन में बनाऊंगा, सब्ट्रैक्शन में भी बनाऊंगा, ठीक है। तो सेम फंक्शन बनाते हैं हम लोग। मैं इधर डिवीजन में आया, डिवीजन में आके फंक्शन बनाना रहेगा मेरे को, तो फंक्शन में क्या लिखा, पब्लिक वॉइड डिव डिव, ये लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन में पब्लिक वॉइड मल, सब्ट्रैक्शन में पब्लिक वॉइड सब, ठीक है, ये हो गया। तो ये फंक्शंस में ऐड कर दिया, तो 4 क्लास, 4 फंक्शन, एक नेम स्पेस, एक असेंबली। प्रोजेक्ट को करेंगे कंपाइल, या जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ड। तो यहाँ पे गया, देखो अभी मैं यहाँ पे आया,
पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ पे आगे बिन फोल्डर में आया, बिन फोल्डर में डिबग में आया, डिबग का फोल्डर खाली है, दिखा खाली है, कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ आया, प्रोजेक्ट पे आया, यहाँ पे बिल्ड सॉल्यूशन किया। अब मैं आया तो देखो फाइल बनी, कौन सी फाइल बनी, .dll। ये फाइल उठा के मैं दे दूंगा दूसरे डेवलपर को, क्या समझा? ये फाइल उठाकर मैं दे दिया तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको ले जाके मेरे सी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर का है, DLL टेस्ट, यहाँ लाके सेव कर दिया। अब ये DLL में कितनी क्लासेस है ये मेरे को पता करना है। अभी अब मैं इसको दे दिया, अब मैं समझ लो न्यू डेवलपर हूँ जिसको DLL मिली है। अब ये DLL को लेके मैं जाके ऐड करूंगा, तो इसको मैं आया वापस से अपने ओल्ड वाले प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ, कैल्सी वाले प्रोजेक्ट को, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दिया। अपने MVC में आया, MVC में आके मेरे को ये प्रोजेक्ट में वो वाली क्लासेस चाहिए, मतलब ये समझ लो ये साकिब का प्रोजेक्ट है और ये जो जो कैल्सी वो मैंने बना के दिया है इसको। ये यहाँ पे क्या करेगा, रेफरेंसेस में आएगा, रेफरेंसेस में राइट क्लिक करेगा, ऐड रेफरेंस, ऐड रेफरेंस में जाके यहाँ पे ब्राउज, ब्राउज करके यहाँ पे आके सी ड्राइव में DLL टेस्ट, ये देखो ऐड हो गया इधर। इसको ऐड होने के बाद यहाँ पे इसको ओके किया तो यहाँ पे कैल्सी आ गया। अब इधर दिखने लगा कैल्सी। अब ये कैल्सी को मेरे को यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे आके लिखूंगा यूजिंग कैल्सी डॉट, सॉरी यूजिंग कैल्सी, और अब आके यहाँ पे दिख रही है एडिशन क्लास। ये कहाँ से, इसका कोड मैं किया हूँ क्या? नहीं, इसका कोड कोई और करके दिया है मेरे को। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी तुमको क्लासेस देता है, सेम तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी तुमको क्लासेस देता है। लो रेफरेंस में डालो और ऐड करो। तो अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके रेफरेंस में देखो तो क्या क्या कहानी ऐड है। ये सब कोड मेरे प्रोजेक्ट में है। अगर तुम इसको यूज करने से सीख गए ना तो तुमको MVC आ गया। कोड करना नहीं है, खाली यूज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोड करना नहीं है, यही तो फ्रेमवर्क की खास बात है ना, यही तो फ्रेमवर्क का ब्यूटी है। बोलना चाहिए कि तुमको कोड करना ही नहीं होता। अभी कंट्रोलर बनाना था, क्या कोड किया मैं कंट्रोलर के लिए? कुछ भी नहीं किया। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैं एडिशन है, एडिशन कोड पे मत ध्यान दो, ठीक है। ये चीज देखो क्या आने वाली है इधर, डॉट लिखा, डॉट लिखा तो ऐड फंक्शन आया। यही फंक्शन बनाए थे ना हम लोग, यही फंक्शन था जो हम लोग ये दूसरे प्रोजेक्ट में बना हुआ था और ये यहाँ पे यूज हो रहा है। ये रन भी होगा, चलेगा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये मैं क्या किया, तो इसमें देखो ये टॉपिक मेरे को बताना क्या था तुमको। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जो है कि एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को कोड दे सकता है, एक डेवलपर जो है दूसरे डेवलपर को कोड दे सकता है। कैसे फॉर्म में दे सकता है? लाइब्रेरी के फॉर्म में, बराबर। वो लाइब्रेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? DLL। DLL को डेवलपर लोग क्या बोलते हैं? असेंबली। अब इसको अगर मैं चेक करूं, इसको अगर मैं चेक करूं तो मैं इसको यहाँ पे आके चेक किया तो ऊपर क्या लिखा है? एकदम टॉप पे देखो, मेरा मुंह क्या देखो, इधर देखो, ये क्या लिखा है? असेंबली। असेंबली का नाम क्या है? कैल्सी, बराबर। दिख रहा है? ये देखो, ये DLL कहाँ पे है बराबर, वही दिख रहा है वहां से। अब ये नेम स्पेस में कितनी क्लासेस है ये मेरे को पता करना है। तो यहां पे आने का, इधर पे व्यू इन ऑब्जेक्ट ब्राउजर, कैल्सी, ये असेंबली है। देखो अब यहाँ पे ना कुछ कुछ आइकॉन्स है जो तुमको पता रहना चाहिए, वो यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो ब्लैक कलर का जो लोगो दिख रहा है ना, ये है असेंबली का साइन। अगर जहां भी ऐसा दिखेगा ये सब असेंबली है। असेंबली मतलब सब DLL फाइल्स है, ठीक है। ये असेंबली, और ये जो ब्रेस बना हुआ है ना, ब्रेसेस दिख रहा है क्या? ऐसा ब्रेस बना हुआ है, ये सिंबल है नेम स्पेस का, ठीक है। और ये ऐसा दिख रहा है
ब्रांच मतलब एक है उसमें 2 ब्रांच 3 ब्रांच, ये लोगो दिख रहा है, ये है क्लासेस का। तो ये किसका है? असेंबली, ये नेम स्पेस, ये क्लास। क्लास के अंदर जाता हूं मैं, क्लास के अंदर अगर मैं गया तो यहां पे देखो, सॉरी, क्लास के अंदर गया तो यहां पे देखो, ये जो बॉक्स बना है ना, बॉक्स, बॉक्स दिख रहा है, क्यूबिक बॉक्स, ये है फंक्शन। तो फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, फंक्शन इज नथिंग बट ए ब्लैक बॉक्स। फंक्शन इज नथिंग बट ए ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि उसमें कुछ इनपुट जाएगा, उसमें से कुछ आउटपुट निकलेगा, लेकिन उसके अंदर का मेरे को कुछ नहीं पता रहेगा। अब मैं देखो ना, अभी यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो ऐड को मैं वैल्यू दे दूंगा, एडिशन हो कैसे रहा है वो मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा। एडिशन एक्चुअल में कैसे हो रहा है, वो कौन किया है, वो मैं किया हूँ। साकिब ऐड कॉल करेगा, इसको एडिशन होके मिलेगा। साकिब को ये नहीं पता कि मैं कोड क्या, कोड दिख रहा है क्या यहाँ कहीं? कोड दिखेगा ही नहीं। समझ में आएगा इसके लिए? तो ये जो बॉक्स है, ये साइन किसका है? ये साइन है फंक्शन का, ये साइन है क्लासेस का, ठीक है। और ये तो ठीक है। अब ये खाली याद रखो कि इसकी सुपर क्लास, इसकी बेस टाइप ऑब्जेक्ट बनी है। तो ये कैसे बनी ये मैं आगे तुमको बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू का एक क्वेश्चन इसमें पूछता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये पूछता है कि तुमने सी शार्प में एक क्लास ली, ठीक है, तुमने सी शार्प में एक क्लास क्रिएट की, तो उसकी सुपर क्लास कौन सी रहेगी? तो सी शार्प में तुम कोई भी क्लास क्रिएट करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट उसकी सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास बन जाती है खुद से, चाहे तुम इनहेरिट करो चाहे नहीं करो। अभी मैं किया क्या इनहेरिट? नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी बेस क्लास कौन सी दे रही है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये मैं तुमको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बस यहाँ पे खाली एक टॉपिक टच कर दिया हूँ मैं, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक क्लास लिखेगा तुम्हारे सामने, बोलेगा इसकी बेस क्लास कौन सी? तुम बोलोगे इसकी तो बेस क्लास है ही नहीं। बोलेगा ये क्लास सी शार्प में है। बोले हाँ ठीक है, फिर भी नहीं है बेस क्लास। फिर वो बोलेगा ठीक है, वी विल गेट बैक टू यू, है ना, ऐसा बोल के तुमको घर भेज देगा। तुम आके बोलोगे एकदम सही सही तो बोला था मैं, नहीं थी वहाँ पे बेस क्लास। लेकिन सी शार्प के कंसेप्ट में ऐसा है कि तुम कोई भी क्लास लोगे तो उसकी सुपर क्लास ऑटोमेटिक बन जाती है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ मैं? ये मतलब ये एकदम बेस सी शार्प चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मेरे को ये तो समझ में आ गया असेंबली क्या है, असेंबली के अंदर नेम स्पेस क्या है, नेम स्पेस में क्लासेस क्या है, क्लासेस में फंक्शन क्या है, फंक्शन में कोड क्या है, यही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये असेंबली, ये नेम स्पेस। देखो नेम स्पेस में कितनी क्लास है? 4। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे, ये जस्ट कलेक्शन है, तो उसने फिर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके दिखा दिया यहाँ पे। ये कौन से प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ मैं? ये एमवीसी के प्रोजेक्ट में देख रहा हूँ क्या? ये मैं कहाँ देख रहा हूँ? एमवीसी। वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया मैंने क्लास लाइब्रेरी का। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर, क्योंकि कोई भी बंदा तुमको डीएलएल देगा तो तुमको पता होना चाहिए ना कितनी क्लासेस है। उसको कॉल करते बैठोगे क्या कितनी क्लास बनाया था? तो वो कैसे देखोगे? तो उसको जब जब इंपोर्ट करोगे, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाओगे तो तुमको दिखेगा, ओ ये क्लास है, अच्छा ये क्लास है, इसमें ये फंक्शन है, ओके ये फंक्शन है, ये फंक्शन का कोड है, ओके, तो फिर तुम उसको कॉल कर लो। तुमको कॉल, अब कॉल कैसे करना है वो हमको सीखना है। मैं बोलते हूँ कॉल करना, कॉल करना मतलब जो कोड है ना उसको एग्जीक्यूट कर देना, उसको इन्वोक कर देना। लेकिन वो एग्जिस्टिंग कोड को इन्वोक कैसे करोगे? अगर तुमको उतना भी आ गया ना तो भी तुम्हारी जिंदगी सरल है। ये चीज समझ लो। सुजान हंसता है, बोले ये वर्ड तो मैं कहीं सुना हूं। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अभी तक मेन टॉपिक आया ही नहीं था। मैं शुरू किया था कंट्रोलर से, बराबर। मैं क्या शुरू किया था? इतनी बड़ी बकवास करने के बाद तुमको एक चीज तो समझ में आ गई ना, फंक्शन किसको बोलते हैं, है ना? कुछ समझाओ नहीं समझाओ ये समझना चाहिए, यही समझाना था। जितना मैं बोलता हूँ उसमें तुम 10% भी निकालोगे ना तो तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। जितनी चीजें बताता हूँ उसमें से 10, तो इतनी बड़ी बकवास में तुमको ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या है। फंक्शन समझ में आया? हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक सुनो। पहला टॉपिक में क्या लिया था? कंट्रोलर। दूसरा टॉपिक में ले रहा हूँ एक्शन। एक्शन किसको बोलते हैं? कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर क्या है? बेसिकली क्लास है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर कोई भी पब्लिक फंक्शन तुम अगर बनाते हो, कंट्रोलर के अंदर कोई भी पब्लिक, पब्लिक समझ में आता है अभी? तो जो कोई भी एक्सेस करेगा, तो कंट्रोलर के अंदर तुम अगर कोई भी पब्लिक फंक्शन बनाते हो तो उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं। अब फंक्शन कैसे बनाना है? तो ये कंट्रोलर है, पब्लिक फंक्शन, पब्लिक वॉइड
मैं अपना नाम लिख दिया। ये क्या किया, ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन, फंक्शन का नेम है। ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या है, रिटर्न टाइप। ये और ये पूरा को मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन है। और ये क्या है, पब्लिक है। तो इसका मतलब ये, और ये किस में है, कंट्रोलर की क्लास में है। तो इसका मतलब ये सादा फंक्शन नहीं है, ये एक्शन है। इसको मैं एमवीसी की लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, एक्शन। और एवरी एक्शन को तुम यूआरएल से हिट कर सकते हो। तो कल बताया था। इसको हिट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, चुप, देखो पीछे में डालेगा मैं, वो भी मुंह पे पट्टी लगा के। इसको हिट करने के लिए क्या, इसको हिट करने के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट स्लैश फंक्शन का नेम फहद। कल बताया था मैं ये गेट नेम से। तो इसको हिट करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा टेस्ट स्लैश फंक्शन का नेम फहद। तो ये पैटर्न, तो कोई भी एक्शन किससे हिट होगा, यूआरएल से हिट हो जाएगा, बराबर। अब यूआरएल से हिट हो गया, अगर मैं इसको वॉइड लिखा तो यूआरएल पूरा खाली आएगा, पेज पूरा ब्लैंक आएगा। देख लेते हैं एक बार, इसको हिट करके देखते हैं। इसको क्या तकलीफ है, अच्छा ये इधर, वो मैं कैल्सी ऐड कर दिया था ना ऊपर, उसको निकाल दिया। तो इसको हिट कैसे करूंगा, अब अभी देखो यहाँ पे ये कुछ भी मैं कंट्रोलर का नाम नहीं लिखा, यहाँ मैं कंट्रोलर का नाम लिखूंगा क्या है, टेस्ट एक्शन मेथड का नेम। तो ब्लैंक आया पूरा। क्यों ब्लैंक आया, क्योंकि रिटर्न में क्या लिखा हूं मैं, वॉइड। तो मेरे को कुछ लिखना है वहां पे, ठीक है, मेरे को कुछ वहां पे लिखना है। तो अगर एक ए लिखना है, तो ए प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप में स्टोर होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टर। अगर मैं ए बोला तो कैरेक्टर, लेकिन मैं ए बी बोला तो दैट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। अगर मैं ए बोला तो क्या है, कैरेक्टर, ए बी बोला तो क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मेरे को यहां से सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो मैं यहां पे लिखा रिटर्न। अब यहां पे एक चीज समझ लो कि अगर मैं बोला ए, तो इसको मैं लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर ए ऐसा। लेकिन अगर मैं बोला ए बी, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो इसको मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर। तो डबल कोट्स में जो लिखा जाता है वो है स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स में लिखा जाता है वो है कैरेक्टर। तो ये क्या है, कैरेक्टर, और ये क्या है, ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ये क्या चीज बोल रहा हूं मैं। सिंगल कोट्स में अगर मैं लिखूंगा तो कैरेक्टर, डबल कोट्स में लिखूंगा तो मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब मेरे को मेरा नाम लिखना है। मेरा नाम ए तो नहीं होगा, मेरा नाम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहेगा, तो मेरे को डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक्शन मेथड से एक कैरेक्टर रिटर्न करके बताता हूँ, फिर उससे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, फिर एक नंबर रिटर्न करेंगे, तो उसमें डेटा टाइप भी क्लियर हो जाएगा मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आया मैं कैरेक्टर लिया, तो यहाँ पे मेरे को कैसे लिखना पड़ा, सिंगल कोट्स में ए लिखना पड़ा। इसको बिल्ड करता हूं मैं, बिल्ड कैसे करता हूं मैं, शॉर्टकट से कंट्रोल शिफ्ट बी। इसको बिल्ड कैसे किया, ये कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड हो गया। देखो यहाँ पे दिखाता है, दिख रहा है ये वाला, कंट्रोल शिफ्ट बी। तो कंट्रोल शिफ्ट बी किया, प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ। प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद इसको रिफ्रेश, अभी सेम यूआरएल को रिफ्रेश करो जो पहले कुछ नहीं आया था। आ गया ए, आ गया ए। क्यों आया, क्योंकि अब वो कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे कैरेक्टर रिटर्न कर। अब मैं बोला नहीं ए से काम नहीं चलेगा, मेरे को मेरा नाम चाहिए, तो मैं बोला स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। अभी कुछ समझ में आ रही है, ये जो चल कल वाली चीज है फिर से बता रहा हूँ, लेकिन एक अलग लेवल से। क्यों, क्योंकि पहले मैं जाके तुमको फंक्शन पढ़ाया है ना, मेरे को जो उतना पूरा बताने का मकसद क्या था पता है तुमको, सिर्फ फंक्शन आ जाए। तो मैं बोला बहुत कुछ, अब जिसका जितना ग्रास्पिंग पावर है, जो जितना उसमें से गेट कर लिया, नहीं भी कुछ तो एटलीस्ट फंक्शन समझ में आ जाना चाहिए। फंक्शन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया फंक्शन क्या है। जब तो इतनी बड़ी चीज बताते हो ना, तो उसमें से इतनी चीज तो कोई ना कोई निकाल लेता है।
समझा? वो बहुत सारा तो मिस हुआ होगा, बहुत सारा बाउंसर भी गया होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे छोड़ ये आदमी हमेशा ही बोलते रहता है, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, है ना? कुछ लोग लेकिन फंक्शन तो यहाँ बैठ के ही सुनना पड़ेगा ना आगे का टॉपिक समझने के लिए। तो फंक्शन समझ में आ गया। वो फंक्शन को अगर मैं कंट्रोलर में डालता हूँ तो उसका नाम बदल के एक्शन बोलने लगते हैं हम लोग। है वही फंक्शन, कोई नई चीज नहीं किया हम, है वही फंक्शन, लेकिन उसको कंट्रोलर में ऐड किया तो उसको एक्शन बोलते हैं। और जिसको हम लोग एक्शन बोलते हैं उसको हम लोग यूआरएल से एग्जीक्यूट करते हैं। उसको हम लोग एक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग यूआरएल से एग्जीक्यूट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मली क्लास के अंदर के फंक्शन यूआरएल से एग्जीक्यूट नहीं होते, ये एक्शन है इसके लिए हो रहा है। और ये एक्शन क्यों है? क्योंकि ये कंट्रोलर में है, और कंट्रोलर में है तो कंट्रोलर की एबिलिटी क्या है? वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, और रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट होगी? यूआरएल से। लिंक हो रहा है क्या? मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कुछ लिंक कर पा रहा हूँ? मैं तुम्हारे नाम का भी कंट्रोलर क्रिएट कर सकता हूँ। ओके 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 ओके, समझा समझा। जो क्लास का नेम हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मेरे को कंट्रोलर का नाम मेरे को देना है होम, तो क्लास नेम बनता है होम कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर का नाम होम ही होता है। तो यूआरएल में क्या बोलता है? यूआरएल में वो ये नहीं बोल रहा है कि कंट्रोलर क्लास का नेम लिखो, यूआरएल में वो बोलता है कंट्रोलर का नेम लिखो। नहीं समझे बात को? मेरे को कंट्रोलर बनाना, मैंने तुमको बोला है कंट्रोलर बनाओ जिसका नाम लो भिवंडी, ठीक है? जिसका नाम लो भिवंडी, भिवंडी नाम का कंट्रोलर बनाओ। तो तुम क्या करोगे? एक क्लास लोगे, ठीक है? उसका क्लास का नाम भिवंडी नहीं लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे भिवंडी कंट्रोलर। क्लास क्लास बोल रहा हूं मैं, क्लास क्लास का नाम लिखोगे भिवंडी कंट्रोलर, और उसको इनहेरिट करोगे कंट्रोलर से। ये तुमने कर लिया, लेकिन तुमने कंट्रोलर का नाम क्या लिया? भिवंडी। क्लास का नाम तुमने क्या लिया? भिवंडी कंट्रोलर। और यूआरएल में तुमको क्या लिखना होता है? कंट्रोलर का नाम लिखना होता है, कंट्रोलर की क्लास का नाम लिखना नहीं होता है। नहीं समझे? तो उड़ रहा है बोले, थोड़ी देर में बैठेगा बोल। तो एमवीसी क्या बोलता है? यूआरएल में तुमको कंट्रोलर का नाम लिखना है, कंट्रोलर की क्लास का नाम नहीं लिखना है। और वो क्या बोलता है कि जब भी तुम कंट्रोलर बनाओगे तो कंट्रोलर के नाम के आगे कंट्रोलर सफिक्स लगाओ, सॉरी कंट्रोलर की क्लास के नाम के आगे कंट्रोलर वर्ड एज ए सफिक्स लगाओ। नहीं नहीं, बिकॉज वो पैटर्न है एमवीसी का, एमवीसी का वो कन्वेंशन है कि तुमको कंट्रोलर लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो सारी क्लास में और कंट्रोलर की क्लास में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा ना। इनहेरिट तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन वो सफिक्स लगाने का पैटर्न माइक्रोसॉफ्ट वाला खुद बोलता है कि तुम सफिक्स लगाओ ताकि समझ में आए। और कंट्रोलर वर्ड को छोड़ के जो वर्ड बचेगा ना, वो मैं क्लास का नाम लूंगा, वो ऐसा बोलता है। तो मैंने लिखा होम कंट्रोलर क्लास का नेम, लेकिन कंट्रोलर का नाम क्या बनेगा? होम ऑनली। समझ में आया? तो यूआरएल में मैं कंट्रोलर का नाम लिखूंगा, कंट्रोलर की क्लास का नाम नहीं लिखूंगा। ये समझे क्या क्वेश्चन क्या था? कि मतलब तुम तो क्लास का नेम क्या था अपना, टेस्ट टेस्ट कंट्रोलर लिख रहे हो, तो यूआरएल में खाली टेस्ट क्यों लिख रहे हो? टेस्ट कंट्रोलर पूरा लिखो ना। तो टेस्ट कंट्रोलर क्लास का नेम है, लेकिन कंट्रोलर का नाम तो टेस्ट ही है। बाइक नहीं लिखे रहेगा, वो है तो बाइक। शाबाश। तो ये हो गया, स्ट्रिंग रिटर्न किया मैं यहाँ से, बराबर। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है? एक इंटीजर रिटर्न करना है, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न में इंटीजर आईएनटी, और यहाँ पे जाके अब देखो एरर देने लगेगा। वो क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ से स्ट्रिंग भेज रहे हो, वहाँ पे रिटर्न इंटीजर है, तो मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ स्ट्रिंग को इंटीजर में। तो बोलना क्या जरूरत है कन्वर्ट करने की? ये लो 100, ये इंटीजर शामिल हंसता है। अब मैं बोला मेरे को डेसिमल पॉइंट वाला नंबर भेजना है, तो मैं जैसे लिखा तो एरर देने लगा, बोलता है कि डबल को तुम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। तो अब यहाँ पे ना डेटा टाइप के अंदर ब्रॉड कैटेगरी कैसे डिवाइड है वो देख लो। एक तो है इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप्स,
अब इंटीजर में चार टाइप के इंटीजर, चार अलग अलग टाइप के इंटीजर सी शार्प में रहते हैं, मतलब रहेंगे सब इंटीजर ही, होल नंबर्स ही, लेकिन उसके लिए चार अलग अलग कैटेगरी दी है। एक का नाम है इंट, एक का नाम है लॉन्ग, एक का नाम है शॉर्ट, एक का नाम है बाइट। सब इंटीजर है। अब उसमें डिफरेंस क्या है? तो एक का नाम है इंट, ये भी इंटीजर है। एक का नाम है शॉर्ट, ये भी इंटीजर है। एक का नाम है लॉन्ग, ये भी इंटीजर है। और बाइट है, बीट है क्या बाइट है? हाँ बी वाई टी है, सॉरी। ये तो ये चार टाइप है, ये चारों इंटीजर है। रियल नंबर्स के लिए क्या क्या है? रियल नंबर्स के लिए डबल, फ्लोट, डेसिमल। डबल फ्लोट डेसिमल तीन है, ठीक है। ये टाइप है। और स्ट्रिंग के लिए तो स्ट्रिंग है, कोई नई चीज नहीं है। कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर है। तो स्ट्रिंग समझ में आ गया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर समझ में आ गया, सिंगल कैरेक्टर। रियल नंबर्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर, पॉइंट्स वाले जो नंबर है वो डबल, फ्लोट, डेसिमल। और इंटीजर लेना है तो ये सब, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है आगे मैं रेंज वाइज बताऊंगा, फिलहाल हम लोग अभी के टॉपिक के लिए इसको इतना समझा। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं फ्लोटिंग पॉइंट लिखा तो ये बाय डिफॉल्ट डबल ले रहा है, तो मैं बोला डबल। आया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इधर पे मेरे को लिखना है डेसिमल। अब तुम लोग बोलोगे ये भी तो फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर है, तो डेसिमल में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो कैसा होता है, जैसे मैं लिखा 1.1 है ना, 1.1 फ्लोट भी है, 1.1 डेसिमल भी है, और 1.1 डबल भी है। लेकिन ये मेरे को समझ में आ रहा है ना, ह्यूमन बीइंग को उसको बताना पड़ेगा ना कि मेरा 1.1 मेरे को फ्लोट में डालना है कि डबल में डालना है। तो अगर मैं 1.1 एफ लिखा, 100.1 एफ लिखा, एफ का मतलब होता है फ्लोट, और एम लिखा तो एम का मतलब होता है डेसिमल, और कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं का मतलब होता है डबल। क्या मतलब हुआ? फ्लोट में मैं एम लिखता हूं, डेसिमल में, सॉरी, फ्लोट में मैं एफ लिखता हूं, डेसिमल में मैं एम लिखता हूं, और कुछ नहीं लिखूंगा तो वो डबल रहेगा। तो जब मैं कुछ नहीं लिखा था तो खुद से डबल लिया था वो। तो देखो अभी मैं यहां पे आया, इसको एफ किया, तो अब देखो एरर क्या देगा, अब क्या देगा, फ्लोट डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मैं कुछ नहीं लिखा तो अब एरर क्या देगा, डबल डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कुछ नहीं लिखा तो उसने क्या कंसिडर किया इसको, डबल। एफ लिखता तो क्या कंसिडर करता, फ्लोट। एम लिखता तो क्या कंसिडर करता, डेसिमल। तो एम लिखा तो एरर चला गया, क्योंकि डेसिमल डेसिमल मैच कर गया। एम निकाल दिया तो ये डबल हो गया, ये डेसिमल हो गया, एरर आने लगा। एफ लिखा तो ये फ्लोट हो गया, ये डेसिमल है, एरर आने लगा। एम पे चले जाएगा। समझे ये क्या है? तो आधे लोग तो यही में परेशान रहते हैं, 1.1 लिखा तो किस में लाइज करेगा वो, उसको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट डबल रहेगा। फ्लोट और डेसिमल के लिए एफ और एम तुमको लिखना है, फ्लोट और डेसिमल के लिए एफ और एम तुमको, ये बहुत कोर फीचर है लैंग्वेज का, बहुत कोर लेवल पे मैं तुमको बता रहा हूँ, एकदम एकदम ग्राउंड लेवल पे बताओ। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्किप करके निकल जाते हैं, डबल, हाँ इसको डबल कर देता हूँ, एरर आया तो बोले अच्छा डबल किए, डबल कर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इतना अलग अलग डेटा टाइप लेने की जरूरत क्या थी? सवाल आ सकता है ना। वन फ्लोट, 1.1 फ्लोट में भी है, 1.1 डेसिमल में भी है, 1.1 डबल में भी है, तो इतना अलग अलग डेटा टाइप लेने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जो इतने अलग अलग डेटा टाइप ले लिए? एक ही डेटा टाइप ले लेते, उसमें रियल नंबर तो आ ही रहा ना, काम तो चल ही जाता, तो अलग अलग लेने की क्या जरूरत थी? बोल। एग्जैक्टली, कितने बड़े नंबर्स में को स्टोर करना है, समझेगा? तो सबसे छोटा डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है, ठीक है, फिर डेसिमल है, फिर डबल है। डेसिमल का पूरा डबल जो है वो डबल डेटा टाइप है। मतलब मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रखना है, ये डिसीजन लिया जाता है डेटा टाइप के बेस पे। अगर मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट के बाद 18 डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद 18 बोल रहा हूँ, हाँ पॉइंट के बाद 18 चाहिए मेरे को, तो मैं फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकता, मैं डेसिमल में स्टोर नहीं कर सकता, उस टाइम पे एरर देने लगेगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर, तो तुमको डबल लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या फर्क है, ये जो 3-4 डेटा टाइप है, ये रेंज का फर्क है। जैसे अब मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। बाइट जो है वो सिर्फ 256, 0 से लेकर 256 तक का नंबर है ना, तो उतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है अगर तुम बाइट लोगे तो। अब मेरे को एक बात बताओ कि कोई बंदे की एज स्टोर करना है मेरे को, एज, मैक्सिमम एज वो बंदे की कितनी हो सकती है, 100, 200, उसके लिए तुम इंटीजर लेने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर रैम पे ज्यादा जगह लेता है। तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर, अब तुमने इंटीजर एज लिया तो एज चल जाएगा, इंटीजर में 100 स्टोर करो चाहे 1000 स्टोर करो, दोनों चलेगा। लेकिन बाइट जो है वो रैम पे कम जगह लेता है और इंटीजर जो है रैम पे ज्यादा जगह लेता है। अब तुम्हारा डेटा कम है लेकिन फिर भी तुम ज्यादा जगह एक्वायर करके बैठे हो पैर पसार के, है ना, वो चीज है। तो वो होता है इंटीजर के केस में। ये मैं टॉपिक लूंगा, मतलब मैं तुमको जस्ट इंट्रो दे दिया कि ऐसे कोई क्वेश्चन कर लेगा कि इतना 4 इंट लेने की क्या जरूरत थी, एक से काम तो हो जाता था, मैं तो अभी तक इंटीजर ही लिया हूँ, सब प्रोग्राम मेरा रन हुआ। हो सकता है ना, तो बाइट की जरूरत क्या है, शॉर्ट की जरूरत क्या है, लॉन्ग की जरूरत क्या है। लॉन्ग जो है वो 8 बिट का डेटा टाइप है जो 8 बिट रैम के ऊपर लेता है। अब लॉन्ग लेके कोई एज स्टोर करे उसके अंदर किसी की 58, 30, 32, तो वो गधा है, इतनी बड़ी जगह में इतनी सी वैल्यू डाल के रखा है, उसके लिए बाइट से भी काम हो जाता है उसका। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की जो मैं बात कर रहा था, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में दो चीज होती है कि डेटा तुमको कैसे स्टोर करना है और डेटा कितना इफिशिएंटली एक्सेस भी होना चाहिए, और तुम्हारा प्रोग्राम कम से कम स्पेस भी लेना चाहिए। तो कम स्पेस जो है ना वो यहीं से आता है। तुम कैसे डिसाइड करोगे मैं कौन सा डेटा टाइप लूँ, 4 इंटीजर है, तुम बोलेगा हर लॉन्ग ले, लॉन्ग सबसे बड़ा है, कभी एरर नहीं आता। अब बहुत सारे लोग ऐसी ही बात करते हैं, कॉलेज लेवल पे तो टीचर्स लोग वैसी बात करते हैं, लॉन्ग लेने का, लॉन्ग में कभी एरर नहीं आता है, क्योंकि कैसे वो कितना ही बड़ा नंबर रहेगा ना, तो तुम्हारे को प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, तो अच्छी तुम बोलते हाँ मैडम सही बोल रहे हैं, अरे एड़ा बना रही है वो। समझे, वो क्या है, उन लोगों को तो समझ में आता नहीं कुछ, क्या बोल रहे क्या नहीं। वो चीज कब समझेगी, वो चीज समझेगी तब जाके जब वो लेवल पे जाके इफिशियंसी प्रोग्राम की देखेंगे, तब लॉन्ग ले तो लिया, लॉन्ग में तुम 1 2 3 4 5 स्टोर कर लो, कोई मीनिंग ही नहीं है उसकी, वो अननेसेसरी तुम्हारी रैम जो है वो कंज्यूम कर रहा है। मतलब कुछ कुछ गेम्स होते हैं ना, कुछ कुछ गेम्स होते हैं, ओपन करो रैम भर जाती है पीछे, देखे रहोगे, कोई कोई सॉफ्टवेयर एकदम छोटा सॉफ्टवेयर रहेगा, ओपन करो फोन हैंग होने लगता है। क्यों होता है ये सब? ये जो हम लोग ऐसा लॉन्ग 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 लेके करते हैं उसकी वजह से होता है। कुछ भी कुछ का कुछ, कोई डेवलपर रहेगा उसको खाली बस एड से मतलब है, उसको खाली एड्स एड्स पता है ना, वो गेम में एड्स आते हैं, उसको खाली एड्स से मतलब है, वो कुछ भी बना के दे देगा तुमको, तुम बोलोगे हाँ बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा, इसको बोले रील्स डाउनलोड हो जाती है इससे, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ऐसे आते हैं ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वो तो सबसे खराब रहते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर तो मैं डालता ही नहीं। उसके एक एग्जाम्पल था बीच में, जीबी व्हाट्सएप, कौन कौन यूज किया जीबी व्हाट्सएप, कौन है जीबी व्हाट्सएप वाला, एक दो, वो डेटा स्टील करता है, मैं तुमको बता दूं। और उसका रैम मैनेजमेंट इतना गंदा है ना, वो हमेशा रन रहता है बैकग्राउंड में, कभी चेक कर लेना उसको जाके, उसकी सर्विस बहुत, इसके लिए वो प्ले स्टोर से निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोग कितने हार्ड है दूसरी जगह से जाके डाउनलोड करके डालना तो है। वो डेटा भी स्टील करता है तुम्हारा, तुम्हारी चैट्स भी उनके सर्वर पे जा रही है। तुम खुद सोचो ना, जितनी भी ऐप है, जो भी चैट हम लोग करते हैं, वो एक सर्वर पे जाती है, सर्वर के थ्रू, मतलब ऐसा मैं हाई लिखा तो वो डायरेक्ट तुमको नहीं जा रही, वो सर्वर पे जा रही है फिर तुम्हारे पास आ रही है। अगर डायरेक्ट जाती होती तो बाजू बाजू में बैठ के चैट करते ना अपन, बिना इंटरनेट के, मेरी बात समझी। तो जो सर्वर पे जब जा रही है तो तुम्हारा डेटा स्टील हो रहा है, और तुम रॉन्ग सर्वर पे डेटा डाल रहे हो, मतलब रॉन्ग गेटवे के थ्रू डेटा लेके जा रहे हो, और लोग उसको बहुत मजे से यूज भी करते हैं। डिलीटेड चैट दिखती है, वो खाली उसके लिए, तो आधे लोग तो खाली उसके लिए यूज करते हैं, स्टेटस सेव करना और डिलीटेड चैट देखना। अरे जो डिलीट हो गई जाने दे, पूछ लेना बाद में उससे, है ना वो। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना जीबी व्हाट्सएप, इससे तुम्हारा डेटा भी स्टील होता है, तुम्हारे पास स्कैम भी हो सकता है, तुम्हारे पासवर्ड
वो लोग रीड कर सकते हैं तुम्हारे चैट में से, जो पासवर्ड वगैरह अपन शेयर करते हैं। तो उसके ये इशू के बाद ही व्हाट्सएप ने निकाला था एंड टू एंड इंक्रिप्शन। कौन पढ़ा है ये व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन? कभी देख के समझा क्या है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन? एंड टू एंड इंक्रिप्शन, हाँ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का इंक्रिप्शन किसको बोलते हैं? इंक्रिप्शन, हाँ, तो इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का अगर सीधा साधा फंडा बताऊं मैं, मतलब अगर कोई रॉकेट साइंस, कोई की वगैरह नहीं लगाना है, एकदम सीधा फंडा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को तुमको कुछ बोलना है, ठीक है, और सबके सामने बोलना है और वो पता ना चले किसी को, खाली मेरे को और शुरैन को मालूम पड़ना चाहिए, ठीक है, और बोलना सबके सामने ही, बिकॉज वेब है ना, वेब इज ओपन वर्ल्ड। वेब की एक अच्छी चीज ये है कि तुम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो, एक बुरी चीज ये है कि तुम्हारी बात कोई भी सुन सकता है। जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज भी है ना। अब मेरे को शुरैन को कुछ बोलना है, तो मैं क्या किया, शुरैन को पहले से बता के रखा हूं, अगर मैं ए बोलूंगा, अगर मैं 1 बोलूंगा तो 1 का मतलब ए होगा, अगर मैं 2 बोलूंगा तो 2 का मतलब बी होगा। ये हम लोग दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे एक नंबर बोलूंगा 1 5 8 9 7 5 6 6, ये ऐसा सोचेगा, हाँ समझ गया, मेरी बात समझ में आई, समझ गया। तो ये जो हम लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई ना, कि 1 का मतलब ए, 2 का मतलब बी, 3 का मतलब सी, ऐसा 26 लेटर तक मैं लेके चला गया, ठीक है, और वो मैं उसको बता दिया कि ये चीज रहेगी, जब मैं जब भेजूंगा तो उसके हिसाब से समझ लेना, और फिर उसके बाद उसको डिकोड कर देना। तो मैं मेरे वर्ड्स को पहले नंबर में कन्वर्ट करूंगा, फिर उसको भेजूंगा। अब नंबर्स तुम लोग सब लोग सुने, ठीक है, तुम लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग क्या पैटर्न यूज कर रहे हैं, तुम लोग ने सुना, तुम लोग को कोई काम का नहीं, तुम लोग ने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि तुम लोग को समझेगी, उसने सुना, उसने लिया। तो जो मैं मेरे वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। अब उसने वो नंबर को रिसीव करके वापस वर्ड्स में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन, ठीक है। और जो डेटा ट्रांसफर हुआ, जो डेटा ट्रांसफर हुआ, वो डेटा ट्रांसफर जो लोगों को दिखा वो कुछ और था, मतलब नंबर्स दिखा जो कोई नहीं समझ पाए। तो तुम लोग सब हैकर हो, तुम लोग हैक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अभी की का फंडा क्या है वो तुम लोग समझो, जो की बोल रहे ना, की क्या है, जो हम लोग दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट इज की, दैट इज की पॉइंट, ऐसा बोल सकता हूँ उसको मैं, कि हम लोग के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैं आज के दिन में उसको बोला मंडे के दिन भेजूंगा तो 1 का मतलब ए, लेकिन वेडनेसडे को भेजूंगा तो 1 का मतलब सी। मैं इसको एक पैटर्न भेज दिया, वो की है, मैं इसको एक पैटर्न भेज दिया कि वो की है, तो बोलेगा देखो वो मंडे को मैसेज आया, हाँ मंडे को, मंडे वाली शीट निकाल, ये है, समझे क्या, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सब काम है ना, जब हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करते हैं, तो ये काम बिहाइंड द सीन होता है। मैं उसको हाई लिखता हूँ, व्हाट्सएप के सर्वर पे वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, और उसकी एक की होती है, उसकी की भी रहती है, जाके देखना, एनक्रिप्टेड जब तुम करोगे ना चैट को 1 to 1 इंक्रिप्शन, उसकी की दिखाता है, अल्फा न्यूमेरिक की दिखाता है, कभी रहेगा मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ की, ठीक है, तो वो की भी दिखाता है तुमको। तो जैसे तुमने हाई लिखा वो इनक्रिप्ट होता है और जाता है। अगर कोई बंदा हैक भी किया, रीड भी करने का ट्राई किया, तो उसको हाई नहीं दिखेगा, उसको कुछ और टेक्स्ट दिखेगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, कुछ बड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिखेगा। फिर वो सामने वाला बंदा जब रिसीव करेगा ना, तो सामने वाले बंदे के पास वो की रहेगी, उससे उसको वापस डिक्रिप्ट करेगा तो उसको हाई दिखेगा। तो बीच में कोई हैक नहीं कर पाता। और अगर इनकेस कोई थर्ड पार्टी सर्विस व्हाट्सएप की सर्विस को यूज कर रही है और चैट रीड करने का ट्राई कर रही है इनकेस, तो उसको हाई नहीं दिखेगा, उसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास की नहीं है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल फंडा है पूरा इनक्रिप्शन का, इसके ऊपर ही हैकिंग होती भी है और इसके थ्रू हैकिंग रोकी भी जाती है, यही फंडा है पूरा एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। तो एंड टू एंड में दो एंड पे हम लोग की भेज देते हैं, जिसके पास की है वो डिक्रिप्ट कर पाएगा, जिसके पास की नहीं है वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो हम लोग करते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या तोते के अंदर जान है, ठीक है। तो ये इतना समझा डेटा टाइप का फंडा। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप के साथ में जो एक्शन मेथड क्या, तो अभी आज के टॉपिक में तुमको क्लास लाइब्रेरी, फंक्शन, कंट्रोलर, कंट्रोलर के साथ में बेसिक डेटा टाइप का इंट्रो। अभी मैं वो रेंज नहीं बताया, रेंज में बताऊंगा आगे डेटा टाइप के साथ में, जब सी शार्प
अभी देखो जब हम लोग सी शार्प पढ़ेंगे ना, तो सी शार्प में ये वापस सब आएगा, सी शार्प के बेसिक्स में सब आएगा, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, ये वो दुनिया भर की चीज आएगी। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है? कुछ डाउट है? छुट्टी, छुट्टी ना भाई, तू लेट आया है, मैं तो 12 बजे से आया हूँ।